A very good evening, guys. Welcome to the session of Mission SPM and BVM. So yes, guys, welcome to the mission of Strategic Performance Management and Business Valuation Model. So welcome all the CMA final students. Join very quickly so that we can start with the today's session. A very good evening, everyone. Please confirm me in the chat box whether I am live or not. Please confirm me very quickly whether I am live or not, whether I am audible or not, everything is crystal clear or not. फटाफट मुझे चैट बॉक्स में आप लिख कर बता दो, am I audible, am I visible, सब कुछ क्लियर है कि नहीं, so that we can start off with the session. सो ट्रस्ट मी गाइज, एसपीएम बीवीएम का ये मिशन बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए. मैं अपने सेशन को एकदम क्रिस्प रखूंगी. हम लोग कोशिश करेंगे सारे चैप्टर्स को रिवाइज करने का. ऑलरेडी आपको स्केड्यूल मिल रखा है किस दिन कौन सा चैप्टर रिवाइज करने वाला है. यू ऑलरेडी नो अबाउट इट. सो टुडे आई एम गोइंग टू किक स्टार्ट विथ योर फर्स्ट चैप्टर विच इज योर स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इटसेल्फ, वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस कि ये जो स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सब्जेक्ट है ये है क्या एक्चुअली. ठीक है, तो ये भी आपके सिलेबस में है, ये चैप्टर भी हमारे सिलेबस में, एंड वी हैव to discuss it. So बहुत ही मजा आने वाला है. Trust me guys, you are really going to enjoy the session. But before that, as a motivation, just hit the like button. Come on guys, if you haven't hit the like button, फटाफट जो है आप like button hit कर दीजिए. एक motivation मिलता है और कुछ नहीं. ठीक है, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो do subscribe our channel and do not forget to press the bell icon, my dear students. एंड मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इस पेपर का जो मैराथन है ऑलरेडी मैंने लिया था. ठीक है, वो मैराथन का जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या पिन कर दूंगी. आप आराम से वो मैराथन भी देखकर चले जाओगे. आई कैन गारंटी यू एग्जामिनेशन इन माय पेपर. सो यस गाइस, ठीक है. यस, सो गुड इवनिंग निखिल, गुड इवनिंग सनील, गुड इवनिंग ऋतिक, सुरेंद्र, कृति, सृष्टि, पंकज, कृष्णा, अभिषेक, श्रीनिधि, हर्षद, सुरेंद्र, यश. गुड इवनिंग गाइज, गुड इवनिंग everyone. So trust me guys, you are going to enjoy the session throughout and I'm not going to take much of your time. हम लोग का सेशन क्रिस्प रहेगा, बहुत ही ज्यादा. 1 घंटे का सेशन रहेगा जहां हम लोग हर एक चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. वेयर आई एम गोइंग टू ऑल्सो टेल यू व्हाट आर द क्वेश्चंस व्हिच आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स. ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको इसी लेक्चर के दौरान बता दूंगी. सो टेल मी गाइज, आर यू रेडी टू रॉक एंड रोल? फटाफट मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बता दो, आर यू गाइज रेडी टू रॉक एंड रोल? हाउ इज योर एनर्जी लेवल? एकदम मतलब फुल एंथुसियाज्म के संग, एग्रेसिव होकर, फुल एनर्जी के संग हमें ये वाला सब्जेक्ट को पढ़ना है. सो टेल मी गाइज इन द चैट बॉक्स कि अभी जो है आपका एनर्जी लेवल कैसा है. ठीक है, मुझे पता है बैक टू बैक जो रिविजन वगैरह कर रहे हो, रिविजन सीरीज MEPL में चल रहा है, सारे फैकल्टीज आकर रिविजन करवा रहे हैं हर एक सब्जेक्ट का, बट आपको अपना एनर्जी मेंटेन करके रखना पड़ेगा. सो टेल मी गाइज, हाउ इज योर एनर्जी लेवल? So yes, tell me, can I start with the session? So let us start with the power packed session with full energy. बहुत मजा आने वाला है, ट्रस्ट मी. बस आपको लेक्चर सुनना है, पूरा चैप्टर रिवाइज करवा देने का जिम्मेदारी मेरा है. तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होता क्या है. सो यस गाइस, इस चैप्टर से पहला क्वेश्चन ये भी आ सकता है, डिफाइन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. या फिर सेकेंड क्वेश्चन जो आता है वो ये है, डिफरेंशिएट बिटवीन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होता क्या, ध्यान से सुनना. द वर्ड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मींस व्हाट? परफॉर्मेंस, सबसे पहले तो मैं बता दूं, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज नॉट अ वन टाइम अफेयर, इट इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी, इट्स एन ऑनगोइंग एक्टिविटी जो हमें करते रहना पड़ता है. जब तक आपका ऑर्गेनाइजेशन है तब तक आपको अपने परफॉर्मेंस को, मैनेजमेंट के परफॉर्मेंस को, एम्प्लॉइज के परफॉर्मेंस को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है, इंप्रूव करना पड़ता है, डेवलप करना पड़ता है, जिससे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल गोल्स को अचीव कर सके. सो बेसिकली परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मीन्स व्हाट? Performance management is a discipline, is a continuous activity where we are aiming to identify and develop and measure the performance of the organization by linking individual goal with the goal of the organization. सबसे ज़्यादा important ये है कि organization का जो overall performance है उसका improvement कब होगा? जब हम ये ensure कर दे कि जितने भी हमारे organization में employees हैं, जितना भी team है, जितना भी human resources है, everyone is working only to achieve the organizational goal. यहाँ कोई अपना selfish individual goal को achieve करने के लिए work नहीं कर रहा है,
rather they are trying to work, they are trying to focus so that the long term goals of the organization can be achieved. So to create a link between the individual goal and the goal of the organization, to create a link between employees performance and the organizational goal, so this is called as, this concept is called as performance management. So can I say performance management is not a one time affair, it's a continuous activity where the management is intending to identify, measure and develop the performance of their employees so that they can link individual employees goal, individual employees performance with the goal of the organization. Tell me, are we through with this or not? तो performance management क्या है, मेरे को वापस से बताओ. performance management में हम लोग क्या करें, मैनेज करें किसका परफॉर्मेंस, सारे एम्प्लॉइज का. क्यों कर रहे हैं, ताकि हम ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके. एक बार करना होता है क्या, नहीं, इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस. हमारा ऑब्जेक्टिव है कि अगर हम लोग एक एक एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेंगे, एक एक एम्प्लॉय के इंडिविजुअल गोल को अगर हम लिंक कर देंगे ऑर्गेनाइजेशनल के गोल से, एम्प्लॉय की एक्टिविटी को लिंक कर देंगे ऑर्गेनाइजेशनल के गोल से, तो अल्टीमेटली पूरे कंपनी का एज एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ होगा एंड कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो कई हद तक इंप्रूव हो जाएगा. Are we through with this or not? तो performance management is a very broader aspect. अब ध्यान से सुनना. Sometimes people consider performance management and performance appraisal are same, but you are totally wrong. Chat box में मुझे लिख कर बताओ क्या performance management और performance appraisal same है कि अलग अलग है? बिल्कुल अलग अलग है. Performance appraisal rather I will say is a part of performance management. ठीक है, इसके लिए मैंने आपको रियल लाइफ केस स्टडी के संग डिस्कस करवाया था अपने रेगुलर बैचेस में कि मैनेजमेंट और अप्रेजल का डिफरेंस क्या होता है. मैं आपको एक बहुत ही इजी एग्जांपल देती हूँ. फॉर एग्जांपल व्हेन आई हैड बीन वर्किंग इन केपीएमजी, एक वन ऑफ द बिग 4, वहां पे क्या होता था ना, ऑन एवरी सैटरडे, ठीक है, ईच एंड एवरी executive were supposed to present a case study before the team. For example, I was working for the IDT team. तो IDT टीम में क्या होता था, हमारा जो हेड था वो हमें बोलता था कि आपको एक केस स्टडी दिया जाएगा, वो केस स्टडी पे आपको प्रोजेक्ट प्रिपेयर करके आना है और सैटरडे को अपना प्रेजेंटेशन देना है. सो एवरी सैटरडे देयर वाज अ स्मॉल कॉन्फ्रेंस काइंड ऑफ मीटिंग वेयर द सिलेक्टेड कैंडिडेट, द selected team member of the teams, individual teams were supposed to present a case study which was delegated to them. For example, मुझे मिला कि whether GST is applicable on works contract or not. तो इस तरह से करके मुझे उसके ऊपर एक अच्छा सा PPT बनाना पड़ा and then that PPT I was supposed to present on that particular day. ठीक है, सैटरडे को मैंने उसको प्रेजेंट किया. इतने सारे वहाँ पे मेरे सीनियर्स बैठे थे, मेरे एग्जीक्यूटिव लेवल बैठे थे, मेरे जूनियर्स बैठे थे, ठीक है, and the manager was also sitting and this was not a one time affair. Every Saturday every new candidate was getting selected for making this presentation. तो ये जो हम लोग कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, Why? What was the objective? So that हमारा ब्रीफिंग हो सके, एक्सपीरियंस आ सके, डिस्कशन हो सके, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो सके, सारे टॉपिक्स को हम लोग और क्लैरिटी से समझ सके, जिससे हम क्लाइंट को बेटर सर्विस दे सके, है ना. सो कैन आई से दिस वाज अ जॉइंट प्रोसेस विच वाज गोइंग इन माय ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, आई वाज प्रेजेंटिंग माय व्यू पॉइंट बिफोर माय colleagues and before my senior and before my manager, and they were also cross questioning me. उन्हें कुछ point controversial लग रहा है या गलत लग रहा है तो they were also raising questions to me. तो इस तरह से करके series of एक kind of seminar होता था, एक kind of conferencing होता था where we used to discuss on any particular matter. तो ऐसे कर करके हर Saturday ये चीज होता था. Why? ताकि employees का individual performance को improve किया जा सके. तो कैन आई से कि ये जो प्रोसेस हो रहा था, दिस वाज अ जॉइंट प्रोसेस वेयर ऑल द एम्प्लॉइज और ऑल द HR डिपार्टमेंट मैनेजर, द कैंडिडेट, द एग्जीक्यूटिव, ऑल ऑफ देम वेर exchanging. They were exchanging thoughts about a particular case study, about a particular topic through the joint dialogue process. So this was basically done why? So that the performance can be improved, right? यहाँ पे ये क्यों किया जा रहा है? इसके बाद आपको कोई रिवॉर्ड अवार्ड्स नहीं मिलने वाला है. ये जस्ट किस लिए किया जा रहा है? फॉर योर नॉलेज एनहांसमेंट, ताकि आप GST के ऊपर जो है स्पेशलाइजेशन हासिल कर सको. Isn't it? यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि कोई सुपीरियर है जो आपको कमांड कर रहा है. Anyone can speak. It was basically a democratic discussion which was going on, है ना. तो ये क्यों हो रहा था? ये every Saturday हो रहा है, मैंने बोला every week हो रहा है, frequently हो रहा है. Why हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो ताकि सबके एम्प्लॉइज के नॉलेज को, उनके परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया जा सके. तो ये क्या हो गया? एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का टेक्निक हो गया. ऑन द अदर हैंड, आई हैव ऑल्सो डिस्कस वन मोर केस स्टडी विथ यू वेयर आई हैव डिस्कस कि जनरली मैंने बताया आपको, जब
KPMG मैंने ज्वाइन किया था, वहां साल में एक बार ना रेटिंग होता था, हर एक साल के डेट को सिलेक्ट किया जाता था, जहां पे अलग अलग एम्प्लॉयज को इंडिविजुअली मैनेजर अपने केबिन में बुलाता था और उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल करता था। अप्रेजल मतलब क्या हुआ, उनका असेसमेंट करता था, यानी उनके वर्क प्रोफाइल को देखकर, उनके जॉब शीट को देखकर उन्हें बताता था कि हाउ देयर परफॉर्मेंस हैज बीन थ्रू आउट दिस ईयर, यानी पूरे साल का रिव्यू उन्हें बताया जाता था। एंड डायरेक्टली अगर आपका वहां पे जो रेटिंग है, रेटिंग वाज जनरली ऑन द स्केल ऑफ 1 2 3 4 5, वेयर 5 वाज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट। तो जितना हाईएस्ट रेटिंग आपको मिलेगा उतना हाई चांसेस आपके प्रमोशन का, उतना हाई चांसेस आपके सैलरी हाइक का है। और ये सारा जो डिसीजन मेकिंग है वो कौन करेगा, आपका टॉप लेवल मैनेजर करेगा, वो डिसाइड करेगा, आपके टीम का जो मैनेजर है वो करेगा। और उसको ये सारा जो डॉक्यूमेंट्स है वो कौन सबमिट करे, एचआर डिपार्टमेंट। तो ये लीड कौन ले रहा था, एचआर डिपार्टमेंट। लेकिन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में लीड कौन ले रहा था, ऑल द लाइन मैनेजर्स। सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन अप्रेजल एंड मैनेजमेंट। तो अप्रेजल इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में क्या हो रहा है, एवरी एम्प्लॉइज आर एंगेज टुगेदर, जॉइंट प्रोसेस, एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, एक्सचेंज ऑफ डायलॉग। वहां रेटिंग्स वगैरह नहीं होता था, वहां पे कोई सैलरी हाइक वगैरह नहीं होता था। इट वाज अ क्वाइट फ्लेक्सिबल प्रोसेस। कोई दिन एक दिन एग्जीक्यूटिव नहीं आया तो एनीवन कुड हैव टेकन अप द केस स्टडी, उससे आपका कोई पे का भी कोई रिलेशन नहीं था, वहां डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी उतना नहीं होता था। एंड इट वाज ओन्ड बाय द लाइन मैनेजर। Whereas on the other hand, performance appraisal was a one time affair. It was not done that frequently. ज्यादा से ज्यादा साल में एक बार या साल में ज्यादा से ज्यादा 2 बार होता था। And it was a monolithic system, rigid process. यानी जिसको अप्रेजल करना है सिर्फ वही कर सकता है, अगर वो एब्सेंट हो गया तो अप्रेजल नहीं होगा उस दिन, isn't it? और ये डायरेक्टली किससे लिंक था, आपके रेटिंग से, जो किससे लिंक था, आपके पे से, आपके सैलरी हाइक से, आपके प्रमोशन से, which was based on complex paperwork throughout। जो एम्प्लॉइज का परफॉर्मेंस है थ्रू आउट द ईयर, उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन को चेक करके जो मैनेजर्स है वो आपको रेटिंग देता था। एंड दिस एंटायर प्रोसेस वाज बीइंग हैंडल्ड बाय योर कंपनीज एचआर डिपार्टमेंट। सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस व्हिच आई हैव टॉट यू करेंटली बिटवीन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। टेल मी, आर वी थ्रू विद दिस और नॉट? ठीक है, अभी तो मैंने टॉपिक स्टार्ट ही नहीं किया, बस मैंने आपके संग केस स्टडी डिस्कस किया। अमृत, वी हैव जस्ट डिस्कस द केस स्टडी इन डीप सिंह, ठीक है? सो यू कैन रिलेट दिस केस स्टडी। आई हैव डिस्कस दिस केस स्टडी इन डिटेल इन माय रेगुलर बैचेस, जहां पे मैंने आपको बताया था कि व्हाट वाज द प्रोसेस। देखो यहाँ पे मैंने आपको बोला था परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल क्या था, एवरी सैटरडे IDT team is conducting a seminar, weekly seminar, to discuss about different topics of GST, where all the managers are assembling together, है ना? इस तरह से करके आपको याद है एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रूम हुआ करता था, जहां पर आप देख रहे हो मेनी पीपल आर एंगेज टुगेदर एंड दे आर एक्सचेंजिंग कॉन्वर्सेशन, दे आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। सो इट वाज अ जॉइंट प्रोसेस, isn't it, where different matters on GST was discussed. So this was basically done why every Saturday. Why was it this seminar being conducted? To improve the performance of the employee, to create awareness about the topic, है ना, to boost their confidence. लेकिन परफॉर्मेंस अप्रेजल का एग्जांपल क्या बोला कि साल में एक बार या ज्यादा से ज्यादा 2 बार। अब देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1-to-1 रिलेशन। द टॉप लेवल मैनेजर, ठीक है, आपका जो मैनेजर है आपके डिपार्टमेंट का, वो क्या कर रहा है, एक एक इंडिविजुअल इंप्लॉइज को अंदर बुला रहे हैं चेंबर के अंदर, बाकी बाहर वेट कर रहे हैं। 1-to-1 बेसिस में, मोनोलिथिक प्रोसेस है ना? और यहाँ पर उसको बुलाकर क्या किया जा रहा है, उसको रेटिंग दिया जा रहा है। दे आर बीइंग गिवन रेटिंग। अगर द रेटिंग इज गुड, रेटिंग का स्केल मैंने बोला 1 2 3 4 5, इफ यू हैव गॉट 5th रेटिंग, माइट बी यू कैन बी गिवन द चांस ऑफ प्रमोशन या बोनस वगैरह का बात होता है ना? और ये सब मैनेज कौन करके रखता है, एचआर डिपार्टमेंट। बट यहाँ पे मैनेजमेंट कौन कर रहा है, आपका लाइन मैनेजर। सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब ध्यान से सुनना, इफ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अगर आपको एक केस स्टडी डिस्कस हो गया ना, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। सो इफ दिस केस स्टडी इज क्लियर टू यू, इजीली यू कैन जॉट डाउन ऑल द पॉइंट्स। सो प्लीज चेक करो गाइस, मैंने क्या बोला, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज अ जॉइंट प्रोसेस, isn't it? It's a joint process through dialogue. But performance appraisal में 1-to-1 अप्रोच हो रहा है। परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या हो रहा है, दिस इज अ 1-to-1 अप्रोच, जहां पर एक टॉप लेवल मैनेजर है जो किसको रिव्यू कर रहा है, किसके परफॉर्मेंस को रेटिंग दे रहा है, अपने से नीचे वाले एम्प्लॉइज को, isn't it? तो एक हायर लेवल ऑफिशियल है और एक लोअर लेवल ऑफिशियल है। देखो मैंने आपको क्या बोला, ये रूम दिखाई दिया, यहाँ पे 2 बंदे बैठे हैं, एक्स वॉज सपोज टू बी योर सीनियर मैनेजर और ए कौन है, मेरा एग्जीक्यूटिव है, ए कंपनी का एग्जीक्यूटिव है। एक्स ए के परफॉर्मेंस को क्या कर रहा है, रिव्यू करके उसे रेटिंग वगैरह दे रहा है,
isn't it? So basically performance appraisal मैंने क्या बोला, top down assessment. अब performance management it's a flexible process. जरूरी नहीं है कि मुझे हर सैटरडे सेमिनार करना है, हो सकता है कि मैंने वीकडे में कर दिया, कभी संडे बुला लिया. सो इट्स अ क्वाइट फ्लेक्सिबल प्रोसेस बिकॉज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें एम्प्लॉइज के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना है हर एक टॉपिक्स को लेके, एम्प्लॉइज को और एफिशिएंट बनाना है, उनके परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना है सो दैट दे डिलीवर बेस्ट सर्विसेज टू द क्लाइंट. वेयर एज परफॉर्मेंस अप्रेजल फ्लेक्सिबल नहीं है, जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया आज रेटिंग होना है तो आज ही होगा, है ना. सो इट्स अ मोनोलिथिक प्रोसेस. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कौन मैनेज कर रहा है, लाइन मैनेजर्स. परफॉर्मेंस अप्रेजल में कौन इन्वॉल्व है, एचआर डिपार्टमेंट. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज नॉट लिंक्ड विद कॉम्प्लेक्स पेपर वर्क. या कोई कॉम्प्लिकेटेड पेपर वर्क नहीं है, कोई चार्ज शीट नहीं है, कोई जॉब शीट नहीं है, कोई एम्प्लॉइज का रिपोर्ट कार्ड नहीं है जिसको आपको रिव्यू करना है. बट अप्रेजल में आप रेटिंग कैसे देते हो, बेस्ड ऑन द वर्कशीट ऑफ द एम्प्लॉय, देख करके उन्होंने ये पूरे लास्ट ईयर में कितना काम किया है, कितने क्लाइंट्स को सर्विसेज दिया है, कहाँ क्लाइंट्स जो है सेटिस्फाई हुए. सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. अब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में सैलरी हाइक का कोई इंटेंशन नहीं है, ये जनरली एक डिस्कशन हो रहा है. बट परफॉर्मेंस अप्रेजल इज डायरेक्टली लिंक्ड विथ योर रेटिंग्स एंड विच इज लिंक्ड विथ योर पेमेंट हाइक, है ना. फिर मैंने बोला मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, बट अप्रेजल में क्या हो रहा है, एनुअल मीटिंग इज बीइंग कंडक्टेड. सो टेल मी गाइज, आर वी थ्रू विद दिस और नॉट? Yes, do not worry about the notes. At the end of the lecture, I am going to pin the notes which I am showing to you in the description box. Description box में मैं आपको notes pin कर दूंगी. So you do not have to worry about it. Am I clear? Am I clear? Tell me. अब exam में अगर question आएगा differentiate between performance management and performance appraisal, क्या आप इसको लिख कर आ पाओगे? Is it easy or not? Tell me. Tell me guys, easy or not? If they ask you in the exam differentiate between management and performance appraisal, can you write it or not? So which is a broader term? Management. Appraisal is a part of management. And performance management मैंने क्या बोला बताओ? मैंने आपको क्या बोला, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होता है, व्हाट इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट? इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस जहां आप क्या करो, आइडेंटिफाई कर रहे हो, मेजर कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो. क्या चीज कर रहे हो, किसको, परफॉर्मेंस को. किसका परफॉर्मेंस? एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस. सो दैट यू कैन लिंक इंडिविजुअल्स goal with the goals of the organization. So it is a continuous process to identify, measure, develop the performance in an organization by linking individual performance with the क्या, organization overall mission and objective. बताओ क्लियर है कि नहीं? Tell me guys. So are we through with the definition of performance management? तो मैम एग्जाम में पूछता है क्या? यस, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, डिफाइन करो एंड देन दे कैन आस्क यू फॉर 4 to 6 मार्क्स डिफरेंशिएट बिटवीन परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. अच्छा, ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का जो साइकिल है वो कैसे एक्ट करता है? सबसे पहले आप प्लानिंग करते हो. प्लानिंग का मतलब यू सेट अप द KPIs, की परफॉर्मिंग इंडिकेटर, व्हाट योर टॉप लेवल मैनेजमेंट इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर एम्प्लॉय. आप कैसा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हो. जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी KPI सेट करते हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए कि व्हाट परफॉर्मेंस वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू गाइस. आपको मिनिमम एग्जामिनेशन तो लाना ही है मेरे पेपर में, 60+ का टारगेट सेट करके चलना है, इतना देर पढ़ना है, इतना रिवीजन सेशंस अटेंड करना है. तो हम लोग ये सब KPI सेट करते हैं ना. फिर अब आप क्या कर रहे हो, आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, you are doing your full, you are giving your full effort, you are showing your full dedication. यानी आप परफॉर्मेंस प्लान्स को अचीव करने के लिए अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हो. फिर बीच बीच में आकर हम लोग आपके परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं. अगर हमें लग रहा है कि कहीं पे स्ट्रैटेजी गलत दिया हुआ है, उसको रिवाइज करना है, तो वी कीप ऑन रिवाइजिंग द स्ट्रैटेजी, वी कीप ऑन रिवाइजिंग द KPI. वी हैव टू मॉनिटर वेदर यू आर परफॉर्मिंग इन अकॉर्डेंस विद द प्लान्स विच वी हैव सेट. एंड फाइनली रिव्यू. हम लोग लास्ट में फिर क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं कि जो हमने प्लान्स बनाए थे और जो आपने एग्जीक्यूशन किए, आर बोथ द थिंग्स मैचिंग और नॉट, इज देयर एनी परफॉर्मेंस गैप, इज देयर एनी परफॉर्मेंस डेविएशन. तो मेरे को बताओगे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइकिल talks about 4 steps. सबसे पहले plan the performance, what are you expecting from your employees. Next क्या कर रहे हो आप, you are allowing the employees to execute. आप अपना act करो, ठीक है, you now execute your work, start working. Now we are going to monitor your performance from time to time and finally review करेंगे. Review मतलब वही performance appraisal and all, ठीक है. We will be checking कि whatever performance you have delivered is in line with the performance goals, with the KPIs which we have set. Ma'am, what is KPI meaning?
की परफॉर्मिंग इंडिकेटर. फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने कंपनी में सेल्स मैनेजर को टारगेट दिया कि इस साल हमें 1000 यूनिट्स का सेल टारगेट अचीव करना है, तो 1000 यूनिट सेल्स होना चाहिए. ये क्या हो गया, केपीआई हो गया. या मैंने एस्टिमेट किया कि मेरे को ना अपना कॉस्ट कम करना है. नाउ आई एम बिलीविंग इन कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट कटिंग. तो मैंने बोला कि ऑन एन एवरेज कॉस्ट पर यूनिट ईच प्रोडक्ट का जो भी मैं बना रही हूँ 100 रुपीज होना चाहिए. तो ये मेरा केपीआई हुआ. या तो कॉस्ट के टर्म्स में आप केपीआई सेट कर रहे हो, या नंबर ऑफ आउटपुट टू बी सोल्ड उसके टर्म्स में केपीआई. या मैंने बोला मेरा प्रॉफिट जो है ना, नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट परसेंटेज शुड बी 15%. तो इस तरह से जो मैं सेट कर रही हूँ नेट प्रॉफिट मार्जिन, जीपी मार्जिन, या फिर सेल्स, ठीक है, सेल्स का फिगर, या फिर मैं सेट कर रही हूँ अपना टोटल कॉस्ट, या फिर एवरेज कॉस्ट पर यूनिट. तो ये सब मेरा क्या हो गया, केपीआई. So these are the key performing indicator which is basically set by the top level management, है ना. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस प्लानिंग, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन अपना बीएससी को भी लिखता है. I hope you remember what is BSc. Come on guys, tell me in the chat box. Do you know what is BSc or not? Balance scorecard. बैलेंस स्कोर कार्ड बनाता है. याद है हम लोगों ने पढ़ा था बैलेंस स्कोर कार्ड का 4 पर्सपेक्टिव होता है. डू नॉट वरी, विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट चैप्टर. तो ये जो आउटपुट का लिमिट आपने सेट किया, या फिर आपने अपना जो इक्विपमेंट का कैपेसिटी प्लानिंग है वो किया, बोला इक्विपमेंट का यूटिलाइजेशन परसेंटेज इतना होना चाहिए, कॉस्ट पर यूनिट इतना होना चाहिए, ठीक है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इतना होना चाहिए, डेटर का सीलिंग वैल्यू इतना होना चाहिए, क्रेडिटर का सीलिंग वैल्यू इतना होना चाहिए, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस इतना होना चाहिए. तो ये सब आप क्या करो, केपीआई सेट कर रहे हो ना. सो दैट इज कॉल्ड एज परफॉर्मेंस प्लानिंग. तो व्हाट आर वी डिस्कसिंग राइट नाउ, स्टेप्स. प्लान, एक्ट, मॉनिटर, रिव्यू. मैंने बोला प्लान, एक्ट, मॉनिटर, रिव्यू. अब मैंने बोला कंपोनेंट. सबसे पहले मैंने क्या बोला, प्लान. तो प्लानिंग में क्या बोला, यू आर सेटिंग योर केपीआईज, की परफॉर्मिंग इंडिकेटर, जिसके लिए आप बीएससी भी लिख डालते हो. बैलेंस स्कोर कार्ड विच हैव गॉट 4 पर्सपेक्टिव इफ यू रिमेंबर. फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव होता है, कस्टमर पर्सपेक्टिव होता है, इंटरनल ग्रोथ पर्सपेक्टिव होता है, लर्निंग पर्सपेक्टिव होता है. ये सब बीएससी में होता है, जहां पर आप क्या कर रहे हो, अपने एम्प्लॉय के लिए केपीआई सेट कर रहे हो कि आप उससे कितना परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हो. फॉर एग्जांपल मैंने बोला आपने क्या क्या केपीआई सेट किया, टोटल आउटपुट इस बार मेरा कितना बनेगा, कॉस्ट पर टन मेरा कितना होना चाहिए, आउटपुट पर मैन शिफ्ट कितना होना चाहिए, सेल्स कितना होना चाहिए, डेटर्स क्रेडिटर का सीलिंग वैल्यू कितना होना चाहिए, है ना, कॉस्ट पर यूनिट कितना होना चाहिए. आर वी थ्रू विद दिस और नॉट. बैड डेट कितना होना चाहिए, क्लियर है, एवरेज सेल्स रेवेन्यू कितना होना चाहिए. तो ये सब क्या कर रहे हो आप, केपीआई सेट कर रहे हो, की परफॉर्मिंग इंडिकेटर, ठीक है, वेयर यू हैव टू राइट डाउन दीज एग्जांपल इन योर एग्जाम. तो सबसे पहला स्टेप क्या हो गया, परफॉर्मेंस प्लानिंग. व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप गाइस, परफॉर्मेंस प्लानिंग. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप क्या होता है, ध्यान से सुनना, परफॉर्मेंस अप्रेजल, जो आपको पता है विच इज अ पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ओनली. नाउ इट इज टाइम टू डू योर अप्रेजल. मैंने प्लान आपको बनाकर दे दिया था, टारगेट डेडलाइन आपको बनाकर दे दिया गया था. अब बारी है आपका अप्रेजल करने का. जो मैंने बोला एनुअली या तो वंस होता है या तो ट्वाइस होता है. एक साल में या तो एक बार होता है अप्रेजल या 2 बार होता है, उससे ज्यादा नहीं होता. तो सबसे पहले तो हम एम्प्लॉइज को बोलेंगे कि आप खुद ही अपना सेल्फ अप्रेजल फॉर्म भर दीजिए. आप खुद ही बता दीजिए कि हमने जो आपको टारगेट्स दिए थे, हैव यू अचीव्ड, हैव यू अकम्प्लिश्ड दोस टारगेट्स और नॉट. डू योर सेल्फ अप्रेजल ऑन योर ओन. फिर उसके बाद एम्प्लॉइज का सेल्फ अप्रेजल डॉक्यूमेंट पढ़कर जो मैनेजर है वो डिसाइड करेगा कि इन्हें कितना रेटिंग देना है, और उसके बाद फाइनली उन्हें रेटिंग्स रैंकिंग दिया जाता है. So the second step talks about what, tell me guys, appraisal which is done twice or once in an year. और फिर मैंने आपको क्या बोला कि सबसे पहले क्या करते हो, सेल्फ अप्रेजल फॉर्म्स बोल देते हो उन्हें भरने के लिए. उसके बाद क्या होता है, जो मैनेजर है वो उनको अप्रेजल करता है, उनके परफॉर्मेंस को रिव्यू करके चेक करता है क्या उनके परफॉर्मेंस में कोई लूप होल्स वगैरह था. सो दैट इज कॉल्ड एज परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड रिव्यूइंग. नाउ व्हाट इज द थर्ड स्टेप, आपने उनके परफॉर्मेंस को अप्रेज किया. अब आपको पता है जब मैंने नया नया केपीएमजी ज्वाइन किया था ना, मुझे जस्ट 15-20 डेज हुए थे और रेटिंग का टाइम आ गया था. तो यार मैंने तो अभी कंपनी ज्वाइन ही किया है, तो व्हाट रेटिंग कुड आई हैव एक्सपेक्टेड, मुझे 1 या 2 ही रेटिंग मिलता, उससे ज्यादा थोड़ी मिलता, मुझे उतना ही मिला. अब मैनेजर्स क्या होते हैं ना, जब आपको रूम में बुलाकर आपका रेटिंग्स बताएंगे ना, सो दे डू नॉट वांट टू बी रूड टू यू. तो उन लोग बहुत अच्छे से आपको पूरा समझाएंगे कि व्हाट वर देयर एक्सपेक्टेशन एंड हाउ दे हैव परफॉर्म. यानी दे आर गोइंग टू डू योर काउंसलिंग, वो आपका आकर पर्सनल काउंसलिंग करेंगे, फीडबैक देंगे. ऐसे रूडली नहीं होंगे, रूडली साउंड नहीं करेंगे कि जाओ योर परफॉर्मेंस वाज यू नो पैथेटिक, यू आर गोइंग टू गेट द वर्स्ट रेटिंग फ्रॉम आवर ऑर्गेनाइजेशन. नो, नेवर. दे वांट कि आप फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करो. They are going to motivate you. So even when your ratings are not that great, you are going to feel motivated.
and you are going to feel inclined कि आप next time अच्छा performance दे सको. So third step क्या होता है, feedback देते हैं आपके managers on your performance rating, which is basically your personal counseling, है ना, जहाँ पे आपको पूरा employee को aware करवाया जाता है by the appraiser. The person who is appraising your performance is the appraiser, where he talks about ki what were the loopholes in your performance, what further steps you can take in future so that these loophole does not persist in near future. They are going to guide you, they are going to mentor you properly. ठीक है, clear है? So that is called as feedback. And then मान लो कोई बंदा है, मेरा सीनियर एग्जीक्यूटिव था, he got 5 out of 5 रेटिंग. अब ये जब बंदा गया ना अंदर तो इसको रिवॉर्ड्स दिया गया. तो फोर्थ स्टेप हो गया रिवॉर्डिंग गुड फॉर गुड परफॉर्मेंस. एक तो हो गया कि जिन्होंने खराब परफॉर्म किया आप उनको काउंसलिंग दे रहे हो, लेकिन जो अच्छा परफॉर्मेंस किया उनको काउंसलिंग से कुछ नहीं चलेगा, उन्हें मोटिवेशन के लिए आपको रिवॉर्ड देना पड़ेगा. सो माइट बी ही हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ बेस्ट एम्प्लॉय फॉर द ईयर, ठीक है, जिससे उसको सब एम्प्लॉयज के सामने बुलाकर ही विल बी अपलॉडेड, ही विल गेट अ बिग राउंड ऑफ अपलॉज विच विल मेक हिम वेरी प्राउड. उसे मतलब बहुत अच्छा लगेगा, उसके सेल्फ एस्टीम को बहुत उसके ईगो को बहुत अच्छा लगेगा, एंड ही विल बी फीलिंग वेरी प्राउड कि फ्यूचर में भी वो इसी तरह से काम करे. सो रिवॉर्डिंग फॉर गुड परफॉर्मेंस, क्लियर है? और फिर मे भी उसका प्रमोशन भी अनाउंसमेंट किया जा सकता है बाय दैट टाइम. सो द फोर्थ स्टेप इज व्हाट, रिवॉर्डिंग फॉर गुड परफॉर्मेंस, सैलरी हाइक, प्रमोशन, बोनस, पब्लिकली यू विल बी गिवन रिकॉग्निशन. होता है ना organization में, which acts as a motivation for the other employees also, so that they also work hard in near future. And finally, अगर आपको लग रहा है कि परफॉर्मेंस इस बार कंपनी का उतना अच्छा नहीं हुआ as we were expecting, the KPIs have not been achieved, so those employees will be called and they will be asked together to formulate the new KPIs. तो नया डेडलाइन, नया KPIs सब कुछ सेट किया जाएगा, मतलब आपके परफॉर्मेंस प्लान्स को रिवाइज किया जाएगा, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान सजेस्ट किया जाएगा, isn't it? And the last step is potential appraisal. Now what is this potential appraisal? Lateral appraisal, vertical appraisal. मैंने आपको बोला था potential appraisal क्या होता है, lateral appraisal और vertical appraisal. Now what is lateral appraisal? For example, you are working excellently well in an organization in maybe an IDT department, बट आपको ना स्टार्टिंग से आईडीटी डिपार्टमेंट में काम करने का इच्छा नहीं था. योर एपेटाइट वाज मे बी ऑडिट डिपार्टमेंट, तो यू वांट कि आप आईडीटी से ऑडिट में शिफ्ट हो जाओ. समझ में आ रहा है? तो जब आप शिफ्ट हो रहे हो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, तो उसको हम लोग बोलते हैं लैटरल अप्रेजल. व्हाट इज वर्टिकल अप्रेजल? फॉर एग्जांपल, यू आर वर्किंग इन केपीएमजी कोलकाता वेयर द ग्रोथ इज नॉट दैट ग्रेट व्हेन यू कंपेयर इट टू बैंगलोर केपीएमजी और हैदराबाद केपीएमजी. तो फिर आपने अपने मैनेजर को रिक्वेस्ट किया कि मुझे सेम पोस्ट में ट्रांसफर दे दो बट दूसरे शहर में दे दो, जहां पे जॉब प्रोफाइल अच्छा होगा, जहां पे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट हाई है फ्यूचर में. सो दिस इज कॉल्ड एज वर्टिकल अप्रेजल, है ना, जहां पे आप अपना जॉब ट्रांसफर करवा रहे हो एक सिटी से दूसरे सिटी में, क्योंकि आपको एक्सपोजर चाहिए, क्योंकि आपको और ग्रोथ चाहिए, और उस कंपनी में रहकर आपको और ग्रोथ होना नहीं है. सो दैट इज कॉल्ड एज वर्टिकल अप्रेजल. So these are the components of what performance management. सबसे पहले प्लानिंग किया कि कैसा परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट करो अपने एम्प्लॉय से, सेटिंग अप ऑफ द KPIs, है ना, बैलेंस स्कोर कार्ड को सेट करना. फिर दूसरा परफॉर्मेंस अप्रेजल किया, विच इज डन ट्वाइस और वंस इन एन ईयर. परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है? इट्स अ मोनोलिथिक प्रोसेस, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ह्यूज डॉक्यूमेंटेशन इज रिक्वायर्ड, रेटिंग्स वगैरह दिया जाता है. फिर उसके बाद जिनका खराब रेटिंग है उनको काउंसलिंग करना है ना. अ वेरी ऑनेस्ट एंड फ्री ओपन ओपिनियन इज गिवन टू द एम्प्लॉयज अबाउट देयर परफॉर्मेंस. ये जो फीडबैक सिस्टम है एकदम फेयर और ओपन रहेगा. समझ में आ रहा है? कोई इसमें फ्लैटरी वगैरह नहीं, एकदम ट्रांसपेरेंटली जो आपका मैनेजर है वो आपको समझाने वाला है. अ वेरी ट्रांसपेरेंट फीडबैक विल बी गिवन. फिर जो अच्छे परफॉर्मर है उन्हें अच्छा रेटिंग्स, रैंकिंग देकर सैलरी हाइक, बोनस वगैरह. सो रिवॉर्डिंग फॉर गुड परफॉर्मेंस. एंड देन improvement plan will be suggested, जहाँ jointly new deadlines etc will be set up together by the appraiser and the appraisee. And finally potential appraisal, which includes lateral appraisal and vertical appraisal. So tell me guys, are we through with this or not? So this completes your components of performance management. So let me tell you guys, components is also very important, difference is also very important, definition is also very important. अब एक question जो मैंने देखा है बहुत बार आता है MCQ में या fill in the blanks में, they give you performance will be the product of three things. Performance will be the product of three things. What are those three things? Efficiency, productivity and utilization. Performance किसका product है? तीन चीज का, efficiency, utilization and productivity.
efficiency, utilization and productivity. Chat box में लिखकर बताओ, are we through with these points or not? Yes guys, very quickly tell me, are we through with this or not? Are you guys enjoying the lecture or not? कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं? Yes, I want your feedback in the comment section. Tell me guys, are you guys enjoying the session or not? वेरी गुड. चलो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे. शॉर्ट नोट ऑन प्रोडक्टिविटी क्या, एफिशिएंसी क्या. एफिशिएंसी कैन बी डिफाइंड एज समेशन ऑफ एलोकेटिव एफिशिएंसी एंड टेक्निकल एफिशिएंसी. पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोडक्टिविटी क्या होता है. व्हाट डज द वर्ड प्रोडक्टिविटी मींस. प्रोडक्टिविटी इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट, यानी कितना इनपुट लगाकर आप कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्टिविटी. द लेवल ऑफ आउटपुट ऑब्टेन्ड बाय installing the given level of input, the relationship between input and output is called as productivity. प्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में आप जानते हो है ना. प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन फंक्शन, जहाँ पे इनपुट को यूज करके आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो आउटपुट में. सो ये जो आउटपुट इनपुट का रिलेशन है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी. अब ध्यान से सुनना, प्रोडक्टिविटी टोटल प्रोडक्ट का बढ़ना मतलब ये नहीं कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा. प्रोडक्टिविटी तभी बढ़ेगा जब दो चीज होगा. क्या होगा मैम? दो चीज. या तो आपने ज्यादा आउटपुट बनाया है सेम इनपुट को यूज करके, व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग मोर आउटपुट बाय यूजिंग द सेम लेवल ऑफ इनपुट. ठीक है, फॉर एग्जांपल 1000 kgs ऑफ इनपुट यूज करके पहले आप 2000 kgs ऑफ आउटपुट बना रहे थे. अभी आप 1000 kgs ऑफ इनपुट यूज करके 2500 यूनिट्स ऑफ आउटपुट बना रहे हो. यानी यूजिंग द सेम इनपुट यू आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर लेवल ऑफ आउटपुट. सो दैट मीन्स योर प्रोडक्टिविटी हैज इंक्रीज्ड. This means what? Your productivity has increased, which means what? Using the same level of input, you are capable of producing increased level of output. या फिर ऑल्टरनेटिवली, ध्यान से सुनना, पहले आप 1000 kg लगाकर 2000 यूनिट्स बना रहे थे आउटपुट का, अभी आप 800 kgs लगाकर 2000 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स बना रहे हो. विच मीन्स एट द रिड्यूस्ड इनपुट यू आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द सेम लेवल ऑफ आउटपुट. देन ओनली वी कैन से प्रोडक्टिविटी इंप्रूव्स. तो मैंने आपको क्या क्या बोला, प्रोडक्टिविटी कब कब इंप्रूव करेगा बताओ. प्रोडक्टिविटी कब कब इंप्रूव करेगा? या तो आपने ज्यादा आउटपुट बनाया सेम इनपुट को यूज करके, या आपने कम इनपुट को यूज करके सेम आउटपुट बनाया. सो दैट इज मेंट बाय द वर्ड प्रोडक्टिविटी. आर वी थ्रू विद दिस और नॉट? एंड प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो गया? आउटपुट बाय इनपुट. प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो गया बताओ? आउटपुट बाय इनपुट. परफॉर्मेंस मैंने क्या बोला? प्रोडक्ट ऑफ एफिशिएंसी, यूटिलाइजेशन एंड प्रोडक्टिविटी. एफिशिएंसी मैंने क्या बोला? समेशन ऑफ टेक्निकल एफिशिएंसी एंड एलोकेटिव एफिशिएंसी. राइट. एंड प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट का मतलब आप समझ गए? प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट का मतलब मोर आउटपुट एट सेम लेवल ऑफ इनपुट, है ना, या फिर सेम आउटपुट एट रिड्यूस्ड लेवल ऑफ इनपुट, विच मीन्स योर प्रोडक्टिविटी हैज इंप्रूव. जैसे यहाँ पे देख लो, इनपुट 100 kg, आउटपुट 200. इनपुट अभी भी 100 kg है लेकिन आउटपुट बढ़ गया. पहले प्रोडक्टिविटी कितना आ रहा था? आउटपुट बाय इनपुट का रेशियो 2:1. अभी आउटपुट बाय इनपुट कर रहे हो 300/100, कितना आ रहा है? 3:1. प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुआ ना. तो अगर आएगा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रोडक्टिविटी, तो आप क्या लिख करोगे? प्रोडक्टिविटी डिनोट्स द इनपुट आउटपुट रिलेशन. फॉर्मूला लिख देना आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट. फिर लिख देना प्रोडक्टिविटी का जो कॉन्सेप्ट है वो एफिशिएंसी से रिलेटेड है. प्रोडक्टिविटी तभी बढ़ेगा जब आपने ज्यादा आउटपुट बनाया है सेम इनपुट से, या फिर आपने रिड्यूस्ड इनपुट से सेम लेवल ऑफ आउटपुट बनाया है. सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोडक्टिविटी. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज एफिशिएंसी. मैंने बोला एफिशिएंसी के अंदर दो कंपोनेंट्स है. एक हो गया टेक्निकल एफिशिएंसी, एक हो गया एलोकेटिव एफिशिएंसी. वन इज योर टेक्निकल एफिशिएंसी, द अदर वन इज योर एलोकेटिव एफिशिएंसी. नाउ व्हाट इज एलोकेटिव एफिशिएंसी? एलोकेटिव एफिशिएंसी का मतलब हुआ जब आपने ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट यूज किया है टू प्रोड्यूस अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट. व्हेन यू हैव यूज्ड अ गुड ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट to produce the given level of output at the given technology, so that is called as allocative efficiency. Or technical efficiency talks about your machinery, your technology is very smooth, working very smoothly.
To understand what is allocative efficiency and what is technical efficiency, let us discuss this example. Suppose मैंने आपको बोला ये सारे मेरे इनपुट है, ये इनपुट यूज करके मैं क्या बना रही हूँ, आउटपुट. ठीक है, ये क्या चीज का इनपुट है, 1500 यूनिट्स. ठीक है, 3000 टन, 1000 टन, ये तीनों अलग अलग. मे भी मेरा कोई अलॉय है जिसको मैं यूज करके फेरोक्रोम बना रही हूँ. मे भी 1500 यूनिट्स ऑफ आयरन ओर है, 3000 टन ऑफ ब्लास्ट आयरन है, 1000 टन ऑफ कार्बन है. ये तीनों यूज करके मैं क्या बना रही हूँ, फेरोक्रोम. दिस इज माय फिनिश गुड्स. फेरोक्रोम इज माय आउटपुट विच आई एम प्रोड्यूसिंग बाय यूजिंग दीज 3 इनपुट. ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना. अब क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना. अगर मैं, दिस इज माय ऑप्टिमम इनपुट कॉम्बिनेशन. ऑप्टिमम इनपुट कॉम्बिनेशन में हमेशा मुझे रॉ मटेरियल ए, मैं इसको ABC लिख देती हूँ. रॉ मटेरियल ए का 1500 यूनिट्स यूज करना है, रॉ मटेरियल बी का 3000 टन, रॉ मटेरियल सी का 1000 टन यूज करना है. और अगर मैं ये ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन यूज करूंगी ना तो मेरा 16000 टन का प्रोडक्शन होगा. ठीक है, सो दिस इज माय आउटपुट इनपुट कॉम्बिनेशन विच इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट विच इज 16000 टन. एंड एट दैट पॉइंट मेरा जो कॉस्ट है वो लीस्ट होगा. कॉस्ट पर टन विल बी 2000. ठीक है, 1 टन बनाने का खर्चा मेरा कितना लगेगा, 2000. अब ध्यान से सुनना क्या हुआ. मैंने ये सारे के सारे इनपुट कॉम्बिनेशन सही रखे. 1500 ही यूनिट मैंने लगाया रॉ मटेरियल ए का, 3000 टन आई हैव टेकन फॉर रॉ मटेरियल बी, 1000 टन आई हैव टेकन फॉर रॉ मटेरियल सी. बट even after employing all the optimum input combination capacity, I could not achieve my target output level of 16,000 ton. I have achieved only 15,000 ton finished output. मैंने फेरोक्रोम का कितना यूनिट्स बनाया, 15,000 टन बनाया. जबकि अगर मैंने ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन कैपेसिटी यहाँ लगाया होता तो मेरा टारगेट था 16,000 टन बनाने का, लेकिन मेरा बना सिर्फ 15,000 टन. यानी इनफैक्ट इवन आफ्टर अप्लाइंग ऑल द गुड इनपुट कॉम्बिनेशन आई कुड नॉट अचीव माई टारगेट डिजायर्ड आउटपुट लेवल. शॉर्टेज हो गया. तो ये किसकी वजह से हुआ होगा, एनी आइडिया? अब ये एलोकेशन में तो कोई गलती नहीं हुआ है ना. इनपुट का जो एलोकेशन था, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन कैपेसिटी था, वो तो सब सही था. प्रॉब्लम पक्का किसकी तरफ से हुआ होगा, मशीन में कुछ प्रॉब्लम रह गया होगा जिसकी वजह से आउटपुट ठीक से निकल कर नहीं आ पाया. इनपुट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनपुट का कॉम्बिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है. पक्का प्रॉब्लम होगा टेक्नोलॉजी में, मशीन में, या फिर लेबर्स ने मशीन को ठीक से हैंडल नहीं किया. तो ये जो इनएफिशिएंसी आया है, ये जो मेरा डेफिशिएंसी आया है टोटल आउटपुट में, दिस कैन बी एलोकेटेड टू टेक्निकल इनएफिशिएंसी बिकॉज ऑफ सम लूपहोल इन द टेक्नोलॉजी परहैप्स. सो दिस इज कॉल्ड एज टेक्नोलॉजिकल इनएफिशिएंसी. इसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकल इनएफिशिएंसी. आर वी थ्रू विद दिस और नॉट, टेल मी गाइस. तो यहाँ पे मेरा ऑप्टिमम इनपुट कॉम्बिनेशन था. Even after applying the optimum input combination, I could not achieve my desired target level of output, which is called as technical inefficiency. Now, look at the next case study. Suppose, maybe for some reason, ध्यान से सुनना, 1500 units of raw material A was available, but unfortunately, you know what happened? Raw material B का scarcity हो गया. तो मेरे डोमेस्टिक कंट्री में ना ये सेम मिल नहीं रहा है. तो मैंने रॉ मटेरियल बी का सब्स्टिट्यूट फॉरेन से इंपोर्ट किया जिसका क्वालिटी उतना अप टू द मार्क नहीं था. तो 3000 की जगह मुझे उसका 4500 यूनिट्स को लगाना पड़ा. आई हैड टू एम्प्लॉय 4500 टन्स ऑफ सब्स्टिट्यूट ऑफ रॉ मटेरियल बी बिकॉज रॉ मटेरियल बी वॉज नॉट इन सप्लाई. सी मैंने उतना ही लगाया. तो कैन आई से दिस टाइम माई ऑप्टिमम इनपुट कॉम्बिनेशन कैपेसिटी हैज गॉट डिस्टर्ब्ड. यहाँ पे मेरा ऑप्टिमम इनपुट कॉम्बिनेशन कैपेसिटी क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया. राइट और रॉन्ग? तो जब भी मेरा ऑप्टिमम इनपुट कॉम्बिनेशन कैपेसिटी डिस्टर्ब हो रहा है उसकी वजह से हो सकता है मेरा कॉस्ट बढ़ गया, कॉस्ट पर टन ज्यादा हो गया, टोटल कॉस्ट पर टन ज्यादा हो गया. सो दैट इज कॉल्ड एज एलोकेटिव इनएफिशिएंसी. हो सकता है उसकी वजह से मेरा प्रोडक्शन भी जो है 15,000 हुआ. मेरा पूरा जो टारगेट था 16,000 का वो अचीव नहीं हो पाया. बट अब की बार वो क्यों नहीं अचीव हो पाया? बिकॉज मेरा इनपुट का कॉम्बिनेशन कैपेसिटी ही गलत था. तो जब इनपुट कॉम्बिनेशन कैपेसिटी इज रॉन्ग, वी कॉल इट एज एलोकेटिव inefficiency. But when input combination capacity is optimum but still not you have achieved your target, then that is called as technical inefficiency. Are we through with this or not? So difference between allocative and technical efficiency is clear or not, tell me. ठीक है, तो अब मान लो एग्जाम में अगर आएगा कि एफिशिएंसी के बारे में लिखना है तो व्हाट विल यू बी राइटिंग कि एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी दोनों सेम नहीं होता है. और आप पहले तो ये लिखोगे कि परफॉर्मेंस, कुछ भी आए, द फर्स्ट
statement you should write in your examination sheet is performance will be the product of efficiency, utilization and productivity. Then you will write efficiency and productivity are not the same thing. Efficiency comprises of two things, technical efficiency, allocative efficiency. ठीक है, फिर आप बोलोगे एलोकेटिव एफिशिएंसी क्या होता है? इट टॉक्स अबाउट द ऑप्टिमम इनपुट कॉम्बिनेशन. इट टॉक्स अबाउट द ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट गिवन द लेवल ऑफ प्राइस, गिवन द प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एट विच यू आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट, है ना, जिससे आपका कॉस्ट क्या होता है, मिनिमाइज होता है. और टेक्निकल एफिशिएंसी के बारे में आप क्या बोलोगे? टेक्निकल एफिशिएंसी टॉक्स अबाउट द एफिशिएंसी ऑफ द टेक्नोलॉजी. फिर ये दो एग्जांपल दे देना मेरा कि कैसे टेक्निकल इनएफिशिएंसी आ सकता है और कैसे एलोकेटिव इनएफिशिएंसी भी लाया जा सकता है. सो आर वी थ्रू विद दिस और नॉट? फिर हम लोग डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को दो तरीके से मेजर किया जा सकता है. वन इज कॉल्ड एज पार्शियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी. वन इज कॉल्ड एज पार्शियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, द अदर वन इज कॉल्ड एज टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी. पार्शियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी क्या होता है? जब आप कंसिडर कर रहे हो आउटपुट का चेंज ड्यू टू चेंज इन ओनली वन इनपुट, सारे इनपुट्स को आपने कंसिडर नहीं किया है, सो दैट इज कॉल्ड एज पार्शियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी. लेकिन टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी क्या होता है? व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन मोर देन वन इनपुट, दैट इज कॉल्ड एज टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी. व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट change of output because of only one input, we call it as partial factor productivity. But when you are talking about change in output because of change in more than one input, that is called as what? Total factor productivity. तो अब आता है PFP का full form, partial factor productivity. TFP क्या होता है? Total factor productivity. So this is clear or not? So this completes your first part of the chapter. Tell me. अब इसके बाद हम लोग financial performance analysis discuss करने वाले हैं. Tell me. Yes, Narayan, I'm trying my best, you know, to follow a mixture of both the languages. I know that many of the students are from South and they demand the lecture should be in English. So I'm trying to use both English and Hindi so that both the kind of students are comfortable with my language. So you'll not be facing any problem, okay, when you are seeing my lecture. Because always I try my best to deliver my lecture in both the languages simultaneously. Once I speak in Hindi, then I again speak in English. So tell me guys, look at this chart. Are we through with this or not? ठीक है? Now we are going to discuss about what does the word financial performance means. Financial performance analysis का मतलब हुआ आप अपने organization के financial performance को analyze कर रहे हो, identify कर रहे हो. So what is financial performance analysis? It is a process of identifying the financial strength and weakness of your company, of your firm. कैसे? How? कैसे पता चलेगा कि आपका कंपनी financially sound है कि weak है, loopholes क्या है? By understanding the relationship between different items of profit and loss statement and balance sheet. आपको पता है हम लोगों ने ratio analysis भर के किया है ना? So understanding the relationship, looking at the different ratio, what is the current ratio, what is the working capital ratio, what is the quick ratio, what is the fixed asset ratio, net profit ratio, gross profit ratio, ये सारे debt equity ratio, ये सारे ratio को study करके we get a quite good knowledge about how the company is performing financially. Then looking at their capital structure decision, कितना पोर्शन उन्होंने अपने कैपिटल का लोन से फाइनेंस किया और कितना खुद का कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है. ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना. यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला, व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट जिससे आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस कर सकते हो. उसके लिए क्या क्या चाहिए? 3 चीज. कंपनी का बैलेंस शीट, company का profit and loss statement which is also called as income statement, and can I say cash flow statement which gives you a picture about the cash flows of your company. आपका cash flows क्या है? तो basically financial performance analysis कहाँ करना है? What are the 4 areas? The 4 areas are वर्किंग कैपिटल एनालिसिस जिससे आपको अपने कंपनी का डे टू डे लिक्विडिटी पोजीशन के बारे में पता चलेगा. फाइनेंशियल स्ट्रक्चर एनालिसिस जिसमें मैंने भी बोला यू विल कम टू नो अबाउट डेट इक्विटी रेशियो ऑफ योर कंपनी. एक्टिविटी एनालिसिस एंड ऑल्सो प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस. ठीक है, तो आओ हम लोग इसको डिस्कस करते हैं. व्हाट इज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस? इट इज अ टूल which is helping you to identify financial क्या strength and weakness of your company, to identify firm's financial position. It helps in short term and long term forecasting. कैसे कर रहे हो? मैंने बोला how, by establishing relationship between what item of balance sheet and profit and loss account. एक बात बताओ, आपकी कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कौन चेक करेगा आके?
मैनेजमेंट खुद कर सकता है अपने इंटरनल सेटिस्फैक्शन के लिए। रिलायंस का परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कौन एनालाइज करेगा? मोटा भाई धीरू भाई अंबानी के बेटे मुकेश अंबानी। वो देखेगा ना जाकर कि यार मेरा कंपनी का फाइनेंशियल सही है कि नहीं, उसको देखना है अपने कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन। तो मैनेजमेंट क्यों कर रहा है? नए डिसीजन मेकिंग के लिए, स्ट्रेटेजीज बनाने के लिए। या फिर कौन कर सकता है? क्रेडिटर, क्रेडिटर ऑफ द कंपनी है ना, जो आपको क्रेडिट में सेल कर रहा है। अगर आपका कंपनी का फाइनेंस अच्छा नहीं है, फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा नहीं है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो आपको लगता है आपको कोई सामान क्रेडिट में बेचेगा, रॉ मटेरियल आपको क्रेडिट में दिया जाएगा। सो क्रेडिटर विल एनालाइज टू एंश्योर कि उनके मनी रिकवर हो जाएंगे, कहीं बैड डेट तो नहीं हो जाएगा। एंड द इन्वेस्टर्स, फॉर एग्जाम्पल यू आर फ्लोटिंग शेयर्स या फिर यू आर इशूइंग फॉर डिबेंचर, people are going to subscribe for your debenture only when they have the confidence that you are never going to default in payment of their interest or payment of their principal. So your potential investor, the shareholders of the company, shares खरीदने के पहले, and the tax official, tax authority, to ensure whether you are paying the taxes on time or not, to check whether you are doing any kind of tax evasion or not. So all of the stakeholder which are associated with your company, which includes your potential shareholder, your investor, your debenture holder, the creditors of the company, the management itself is doing for the self satisfaction, the tax authority, etc. तो एग्जाम में they give you who is doing the financial performance analysis. These are the people who are doing. और financial analysis क्या चीज का कर रहे हो? By using balance sheet, मैंने already आपको बोला, by using balance sheet, income statement and cash flow statement. अभी आपको मैंने जस्ट बोला व्हाट आर द 4 एरियाज, दिस क्वेश्चन अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द 4 एरियाज ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस। क्या क्या कौन कौन से एरिया का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस चेक करोगे? वर्किंग कैपिटल पोजीशन देखोगे टू एंश्योर कि वेदर योर कंपनी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मेंटेन कर पा रहा है कि नहीं, डे टू डे ऑपरेशंस इजीली हो पा रहा है कि नहीं, डे टू डे कैश फ्लो साउंड है कि नहीं है, एनफ लिक्विडिटी है कि नहीं है। वर्किंग कैपिटल इज व्हाट? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। आप डे टू डे ऑपरेशन से अगर नहीं मैनेज कर पा रहे हो तो आपका कंपनी चलेगा कैसे? तो वर्किंग कैपिटल एनालिसिस। नेक्स्ट इज योर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर एनालिसिस व्हिच टॉक्स अबाउट हाउ मच ऑफ द टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर comprises of equity and how much is debt. Greater is the debt equity ratio, not good for your company, which clearly indicates आपके कंपनी में लोन का बर्डन ज्यादा है और खुद का कैपिटल कम है, which means again obligations on your क्या कैश फ्लोज, क्योंकि अगर डेट ज्यादा होगा यानी कि डिबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट पेमेंट का ऑब्लिगेशन ज्यादा, फिर आपको इंटरेस्ट तो कंपल्सरीली पे करना है, जिसकी वजह से कैश फ्लो पे प्रेशर आएगा, जिससे आपका वर्किंग कैपिटल क्रंच भी होगा। तो चेक करना है डेट इक्विटी रेशियो कितना है। फिर हम लोग बोल रहे हैं एक्टिविटी एनालिसिस। एक्टिविटी एनालिसिस मतलब आपने अभी रिसेंट ईयर में कोई नया प्रोजेक्ट वगैरह किया है क्या? अच्छा, हो सकता है आपका वर्किंग कैपिटल का पोजीशन उतना अच्छा नहीं है, कैपिटल स्ट्रक्चर में आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है आपका डेट बहुत हाई है, बट एक्टिविटी एनालिसिस करने से आपको पता चला कि ये जो है ना वर्किंग कैपिटल का डेफिसिट या कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट इक्विटी रेशियो हाई होना, दिस इज ओनली अ टेम्पररी फेनोमेनन बिकॉज द कंपनी हैज टेकन अप अ न्यू वेंचर ऑफ द गवर्नमेंट। नया प्रोजेक्ट लिया गवर्नमेंट का, जिसकी वजह से उन्होंने अभी लोन लिया है ताकि वो प्रोजेक्ट को फुलफिल कर सके, है ना। और हो सकता है पेमेंट जो है गवर्नमेंट ने बोला है 2 साल बाद देना चालू करेगा, तो इनफ्लोज कब चालू होगा? 2 साल बाद। तो फिर आपका जो कैश फ्लो का पोजीशन है वो सुधर जाएगा। तो एक्टिविटी एनालिसिस करने से आपको पता चल गया कि आपकी कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस सही में खराब है कि टेम्पररी खराब है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस एग्जांपल और नॉट? ठीक है, माइट बी योर वर्किंग कैपिटल एनालिसिस एंड कैपिटल स्ट्रक्चर एनालिसिस हैज गिवन यू रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। वर्किंग कैपिटल मेरा क्यों इतना ज़्यादा खराब था? क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली लोन लिया था। क्यों लोन लिया था? क्योंकि मुझे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला, मुझे एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट मिला जिसमें इन्वेस्टमेंट मुझे करना पड़ा, और इससे इन्फ्लोज कब आएगा? 2 साल बाद, वंस द प्रोजेक्ट गेट्स ओवर। अब लोन लिया तो इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन विल राइज, तो इंटरेस्ट का पेमेंट हो रहा है, दैट इज वाई वर्किंग कैपिटल इज नॉट शोइंग अ गुड पोजिशन। एंड क्योंकि लोन लिया, दैट इज वाई डेट इक्विटी रेशियो इज शोइंग वेरी हाई, अनफेवरेबल। बट एक्टिविटी एनालिसिस करने से मुझे पता चला कि मुझे एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आया, दैट इज वाई दीज रेशियोज आर नॉट फेवरेबल। तो हो सकता है कि परफॉर्मेंस जब एनालिसिस करो फाइनेंशियल का तो एक एरिया खराब है, बट दूसरे एरिया का एनालिसिस करने के बाद आपको पता चला कि नहीं, कंपनी का ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन इज गुड ओनली। And the last one is profitability analysis, where you are going to analyze what? Different profitability ratio, NP ratio, GP ratio, return on investment कितना है कंपनी का, etc. तो एरियाज ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आएगा तो आप क्या बोलोगे? व्हाट आर द 4 एरियाज? वर्किंग कैपिटल एनालिसिस, वेयर यू आर गोइंग टू check what? Your current ratio, higher the better. Current asset minus current liability is your working capital. Next is your capital structure ratio. Debt equity ratio का बात कर रहा है। Working capital तो हो गया ऑलरेडी। Activity
एक्टिविटी रेशियो एनालिसिस करोगे, एक्टिविटी का एनालिसिस करोगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना हुआ, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, एंड द लास्ट वन इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो. द लास्ट वन इज व्हाट? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो. एनपी रेशियो, आरओई कितना है, पी रेशियो कितना है. पी रेशियो का फॉर्मूला इज व्हाट? एमपीएस बाय ईपीएस, है ना. मार्केट प्राइस पर शेयर बाय अर्निंग पर शेयर, दैट इज द फॉर्मूला फॉर पी रेशियो. टेल मी गाइस, आर वी थ्रू विद दिस और नॉट? टेल मी गाइस, ठीक है. एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एफपीए किसके लिए किया जा रहा है? ऑलरेडी वी हैव डन. इट इज डन for the interested parties, creditor, debenture holder, investors. Management sometimes do it for their own, performance appraisal. How are they performing? उनके कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है? सो टेल मी, यहाँ तक पूरा टॉपिक क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट, फाइनेंशियल एनालिसिस करते कैसे हो? कोई भी चीज को एनालिसिस करने के लिए आपको डेटा चाहिए. सो हाउ आर यू गेटिंग दैट डेटा? तो अब इसमें दो टाइप है, बेस्ड ऑन मटेरियल यूज, बेस्ड ऑन मॉडस ऑपरेंडी. मटेरियल यूज मतलब हाउ हैव यू डन द परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ योर कंपनी. क्या आपको डेटा कंपनी के पब्लिश्ड वेबसाइट से मिला, जहाँ एनुअल रिपोर्ट्स कंपनी अपडेट करता है, जो सबके लिए ओपनली विजिबल है, विच इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल एनालिसिस. बट व्हेन you are having an access, you are having an right, you can access the internal records of the company. जब आपने कंपनी का इंटरनल रिकॉर्ड को एक्सेस किया, इंटरनल बुक्स ऑफ अकाउंट को एक्सेस किया, दूसरे अदर इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया, जो कि नॉर्मली किसको अलाउड है? कंपनी का इंटरनल डॉक्यूमेंट को कौन एक्सेस कर सकेगा? आपने सोचा है कभी कौन एक्सेस कर सकेगा? जो कंपनी का एम्प्लॉइज है, कंपनी का मैनेजमेंट, या ऑडिटर, या फिर हो सकता है कि गवर्नमेंट या कोर्ट से कोई ऑर्डर आया, इन लोग कर सकते हैं. और एक्सटर्नल एनालिसिस कौन करेगा? बाहर वाले बंदे, मेरे जैसा शेयर होल्डर जो सोच रहा है रिलायंस का शेयर खरीदे कि नहीं खरीदे, क्रेडिट एजेंसी, गवर्नमेंट एजेंसी, इन्वेस्टर, डिबेंचर होल्डर, ठीक है, अदर क्रेडिटर. सो दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल एनालिसिस. तो फाइनेंशियल एनालिसिस इफ इट इज डन बेस्ड ऑन मटेरियल यूज्ड कैन बी ऑफ टू टाइप्स, एक्सटर्नल, इंटरनल. एक्सटर्नल एनालिसिस कैसे करेंगे? पब्लिश्ड एनुअल रिपोर्ट से. इंटरनल एनालिसिस कैसे करेंगे? इंटरनल रिकॉर्ड से. कौन करता है एक्सटर्नल एनालिसिस? इन्वेस्टर, क्रेडिटर, गवर्नमेंट. इंटरनल कौन कर रहा है? एम्प्लॉइज, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स एटसेट्रा. Now modus operandi, पर्पस क्या है एनालिसिस का? ठीक है, ऑन बेसिस ऑफ दैट इट कैन बी डिवाइडेड इनटू हॉरिजॉन्टल एनालिसिस एंड वर्टिकल एनालिसिस. नाउ व्हाट इज हॉरिजॉन्टल एंड व्हाट इज वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का मतलब हुआ आप अपने ही कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेंट ईयर का एनालाइज कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो विद द फाइनेंशियल ईयर्स ऑफ द प्रीवियस डेट्स. समझ में आ रहा है? यानी आपने एक बेस ईयर सिलेक्ट कर लिया, प्रीवियस ईयर का डेटा और करंट ईयर का डेटा को कंपेयर कर रहे हो और चेक करो परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है, वीकनेस और स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करने के लिए. सो व्हेन यू आर यूजिंग योर ओन कंपनीज डेटा एंड कंपेयरिंग करंट ईयर्स परफॉर्मेंस विद द प्रीवियस ईयर डेटा, दैट इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस. बट इन केस ऑफ वर्टिकल एनालिसिस क्या हो रहा है? वर्टिकल एनालिसिस में आप क्या कर रहे हो? डेटा अलग अलग ईयर्स का कंपेयर नहीं करो, रादर अपने कंपनी का परफॉर्मेंस आप रिव्यू करो इन कंपैरिजन विद द परफॉर्मेंस ऑफ सम अदर कंपनी. फॉर एग्जांपल, रिलायंस का पेट्रोकेमिकल डिवीजन अपना फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपेयर कर रहा है विद द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ बीपीसीएल, जो कि पेट्रोलियम कंपनी है ना, विच इज अ गवर्नमेंट कंपनी. क्लियर है? तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक एनालिसिस, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज वर्टिकल एनालिसिस. क्लियर है? स्टैटिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम अकाउंटिंग पीरियड का डेटा को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, बट दो अलग अलग कंपनीज का. बट हॉरिजॉन्टल में क्या हो रहा है, हम लोग अलग अलग फाइनेंशियल ईयर के डेटा को कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए उसको डायनामिक एनालिसिस भी बोला जाता है, क्योंकि वो वेरियस ईयर्स के डेटा पे बेस्ड है. हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज कॉल्ड एज व्हाट? डायनामिक एनालिसिस, बिकॉज डिफरेंट ईयर्स डेटा इज बीइंग कंसिडर्ड. बट वर्टिकल एनालिसिस को स्टैटिक क्यों बोलते हैं? बिकॉज सेम ईयर डेटा ऑफ टू डिफरेंट कंपनीज आर बीइंग कंसिडर्ड. Are we through with this or not? So this completes your modus based on modus operandi. अब बोल रहा है what are the different tools of performance analysis, financial performance analysis. So you know there are various accounting techniques. Ratio analysis अभी तो हमने डिस्कस किया, net profit ratio, GP ratio, profitability ratio हो गया. Then you can also talk about debt equity ratio, which is your capital structure ratio, liquidity ratio, quick asset ratio, है ना, current asset ratio, activity ratio, डेटा टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो. तो रेशियो एनालिसिस करके आपको पता लगाया जा सकता है कि आपका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है. या फिर कॉमन साइज फाइनेंशियल एनालिसिस, जिसके बारे में आपने सुना होगा, जहां हम लोग क्या करते हैं, एक फिक्स्ड कंपोनेंट को फिक्स कर लेते हैं, फिर वहां पे हम लोग सारे जितने भी एलिमेंट्स है बैलेंस शीट के, वी फाइंड अ परसेंटेज ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट इन रिलेशन टू द वन कॉमन आइटम दैट वी हैव टेकन.
है ना, जैसे एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल असेट, या फिर एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल लायबिलिटी, या एज अ परसेंटेज ऑफ नेट रेवेन्यू, ऐसे करके हम लोग कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। एक एग्जांपल भी मैं दिखाऊंगी, क्लियर हो जाएगा। तो चेक करो techniques of FPA क्या, what are the techniques of financial performance analysis? Cash flow is there, fund flow is there, ratio is there, common size financial statement, trend analysis. Ratio का 4 types we have discussed: liquidity ratio, profitability ratio, capital structure ratio, activity ratio. Can't you write liquidity ratio का example? क्या होगा? current ratio, current asset by current liability. quick ratio में क्या करते हैं? current asset minus stock कर देते हैं। profitability ratio, GP ratio, NP ratio, EPS ratio, ROE, capital structure ratio, debt equity ratio, activity ratio, your data turnover ratio, stock turnover ratio, inventory turnover ratio, etc. Isn't it? Now common size financial statement for comparing क्या चीज के लिए? financial statement of different year of same company या financial statement of different size company. How do you find this? मैंने बोला item of interest लोगे, divided by क्या करोगे? reference item multiplied by 100. फॉर एग्जाम्पल लुक हियर, मेरे को फॉर एग्जाम्पल निकालना है यहाँ पे COGS और ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू। तो रेवेन्यू को मैंने 100% लिख दिया, राइट? तो अब मेरे को बताओ COGS कितना होगा? COGS का परसेंट 800 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 100। फॉर्मूला क्या बोला था बताओ? आइटम ऑफ इंटरेस्ट इज 800 डिवाइडेड बाई रेफरेंस आइटम कितना है? रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाई 100 कितना है? 80%। वैसे ही ग्रॉस प्रॉफिट का मुझे अगर परसेंटेज निकालना है तो 200 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 100 20%। सेम गोज फॉर बैलेंस शीट, मुझे एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल असेट निकालना है। तो ये मेरा क्या हो गया? रेफरेंस आइटम। नो फिक्स्ड असेट क्या हो गया मेरा? फिक्स्ड असेट मेरा क्या हो गया? जिस आइटम का परसेंटेज निकाल रहे हो, यानी 150 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 100 75%। Similarly 50 divided by 200 into 100 25%. Same goes you can do with liability. Very easy. Clear or not? Tell me. ठीक है? Are we through with this or not? Common size financial statement. Best example peer review. Very good. Money control में हम लोग करते हैं ना peer review, comparison करते हैं अलग अलग कंपनीज का, cross sectional analysis, peer review. ठीक है? So tell me guys, are we through with this or not? So this completes your next topic, which is called as financial performance analysis. So in exam they ask you types of financial performance analysis. उसमें आप क्या लिखोगे? Based on material used, internal external, based on modus operandi, horizontal vertical. फिर हम लोगों ने सीखा areas of financial performance. 4 एरिया था, वर्किंग कैपिटल एरिया था, कैपिटल स्ट्रक्चर एरिया था, फिर उसके बाद वहाँ पे 2 एरिया और था, एक्टिविटी वाला एक एरिया था और प्रॉफिटेबिलिटी वाला एक एरिया था। ठीक है, फिर हम लोग कैसे कर सकते हैं? फंड फ्लो, कैश फ्लो, रेशियो एनालिसिस, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एटसेट्रा। Tell me guys, are we through with this or not? ठीक है, now next topic that we are going to discuss is what is supply chain management. Tell me, please comment me in the chat box. Till here everything is crystal clear or not? Are we through till this point or not? Management team, can I get a glass of water please? रमन एक ग्लास पानी दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है, अभी हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? सप्लाई चेन मैनेजमेंट। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये पूरा चैप्टर ही मैं आपको बोलूंगी, आप अच्छे से लर्न करके जाओ। मेरा आप ये खाली मिशन ही देख लोगे, यू विल बी एबल टू लर्न एवरी पॉइंट्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस yes, Kriti saying clear like diya ganga jal. Wow, so an innovative idea. ठीक है, okay, crystal clear सुना था, अभी बोला दिया गंगा जल। okay, next, so now what we are going to discuss, what is supply chain management. ठीक है, the name itself is suggesting supply chain management, यानी supply chain management होता क्या है? हम लोग जितना भी गुड्स को सप्लाई करने के लिए जितने भी एक्टिविटीज इन्वॉल्व करते हैं, उसमें जो भी इन्वॉल्व होते हैं, राइट फ्रॉम द स्टेज ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम द सप्लायर till the manufacturing of the finished goods, dispatching it to the wholesaler, to the retailer,
सारे के सारे जितने भी इसके अंदर एक्टिविटीज कवर्ड होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। यानी कि इसको मैनेज करने के लिए रॉ मटेरियल आपने खरीदा, कन्वर्ट किया फिनिश गुड्स में, फिनिश गुड्स को डिस्पैच किया होलसेलर, रिटेलर, तो ये पूरे प्रोसेस में हु आर द पार्टनर्स हु आर गेटिंग इन्वॉल्वड हियर? इसमें आपको लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट का सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है। फिर उसके बाद आपको रिक्वायरमेंट होता है, बताओ किसका? आपको रिक्वायरमेंट होता है आपको रिक्वायरमेंट होता है ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट का, वेयर हाउसिंग डिपार्टमेंट का रिक्वायरमेंट होता है, सप्लायर का रिक्वायरमेंट होता है ना, कोरियर पार्टनर्स का रिक्वायरमेंट होता है, राइट, होलसेलर का रिक्वायरमेंट होता है। तो ये जितने भी बंदे इन्वॉल्व है इनको ठीक से मैनेज करना ताकि आपका स्मूथ फ्लो हो सके सारे एक्टिविटीज का। सो दैट इज कॉल्ड एज सप्लाई चेन मैनेजमेंट विच इन्वॉल्व्स प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, फ्रॉम द सप्लायर, converting those raw material into finished goods, taking the help of the logistic department for the dispatch of those goods, taking the help of the warehousing department for storing those goods, and maintaining healthy relationship, collaboration with your channel partners who are involved in this process, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जहाँ पे आप पूरा इंटीग्रेट कर दे रहे हो सारे प्रोसेस को। यू आर इंटीग्रेटिंग सप्लाई एंड डिमांड मैनेजमेंट विद इन एंड अक्रॉस द कंपनी, यू आर इंटीग्रेटिंग सप्लाई एंड डिमांड मैनेजमेंट विद इन एंड अक्रॉस द कंपनी। तो आप सारे ऑपरेशंस को इंटीग्रेट कर दे रहे हो एक संग, इंटीग्रेटिंग योर मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन, परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन, courier, warehousing, physical distribution of your goods into one single program. So this process is called as supply chain management. इसके ऊपर मैंने एक केस स्टडी डिस्कस करवाया था, आपको अगर याद होगा, भूषण पावर स्टील लिमिटेड का। ये एक स्टील का फैक्ट्री था, मैंने आपको बोला था ये स्टील बनाता है, अलग अलग वैरायटी स्टील कॉइल्स बनाता है, कोरुगेटेड स्टील बनाता है, गैल्वनाइज स्टील बनाता है, स्टील स्क्रैप बनाता है, जिसका मेन हेड ऑफिस उड़ीसा फैक्ट्री में सिचुएटेड है। लेकिन इसका एक टेक्निकल डिवीजन है जो वेस्ट बंगाल में है, जहां पर वो स्टील कॉइल्स भेजता है और वो बिकता है। अब एक कस्टमर था मिस्टर एक्स गुवाहाटी में, मिस्टर एक्स जो कस्टमर था गुवाहाटी में, उसने ऑर्डर प्लेस किया टेक्निकल डिवीजन से कि उसे स्टील कॉइल्स चाहिए, 100 यूनिट्स ऑफ स्टील कॉइल। नाउ द टेक्निकल डिवीजन checked the availability of steel coil, but unfortunately technical division was suffering from stock out. Steel coils were not there in the godown of the technical division. Now technical division is only transporting the goods from the मेन हेड ऑफिस, प्रोडक्शन नहीं करे, टेक्निकल डिवीजन है। तो अब टेक्निकल डिवीजन खुद कॉइल तो नहीं बना सकता, तो इन दैट केस उन्होंने मेन हेड ऑफिस में फोन किया, उड़ीसा वाले डिपार्टमेंट को बोला 100 स्टील कॉइल हमारे पास भेज दीजिए बाई ट्रक, कस्टमर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। तो ये एनालिसिस करने के बाद पता चला कि जो 100 स्टील रॉड है ना, अभी ट्रक का दाम बहुत बढ़ा हुआ है और बहुत समय लग जाएगा भेजने में। और उसी समय रेलवेज का एक नया टेंडर फ्लोट हुआ था, जहां में ये पता चला कि कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इफ वी डू डायरेक्टली फ्रॉम उड़ीसा टू द कस्टमर इन गुवाहाटी डायरेक्टली थ्रू रेलवेज, कॉस्ट विल बी वेरी रिड्यूस्ड, कॉस्ट विल बी वेरी रिड्यूस्ड, ठीक है। तो क्योंकि रेलवेज का खर्चा कम है बट सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑर्डर। तो ये सारे प्रोज एंड कॉन देखकर हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि डायरेक्टली जो हमें स्टील कॉइल्स है ना, वो कहाँ से कहाँ डिस्पैच करना है, मेन हेड ऑफिस से हमें डिस्पैच कर देना है कस्टमर को जो गुवाहाटी में, रादर देन सेंडिंग इट टू द टेक्निकल डिवीजन। क्यों? क्योंकि रेलवे फ्रेट वॉज वेरी चीप दैट टाइम। तो इसी तरह से ये सब चीज़ों का प्लानिंग करना कि लॉजिस्टिक्स में मुझे किससे कॉन्ट्रैक्ट करना है, क्या मुझे बाई ट्रक डिलीवरी देना है, क्या मुझे बाई रेलवेज डिलीवरी देना है, क्या मुझे बाई एयरवेज देना है, क्या मुझे बाई शिपवेज देना है, ये सब चीज़ों को मैनेज करना क्या होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। वेयर हाउस मुझे रखना है कि नहीं अपने टेक्निकल डिवीजन में, रॉ मटेरियल किससे खरीदना है, कस्टमर्स कहाँ है, उसको कैसे मेरे को फिनिश गुड डिस्पैच करना है। तो ये सभी चीज़ों का डिसीजन को क्या बोलते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है, व्हाट आर द कंपोनेंट। सबसे पहले हम लोग पूरा प्लानिंग करें, स्ट्रैटेजी बना रहे, रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट किससे करेंगे, फिर लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट जो है हम लोग किसको चुनेंगे, बाय रेलवेज, बाय रोडवेज, ट्रक, व्हाट विल बी द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सोर्सिंग कर रहे हैं हम लोग, सोर्सिंग का मतलब वी आर गोइंग टू चूज द सप्लायर जो कि हमारे गुड्स को डिलीवर करेगा, जो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन मेकिंग, अब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं गुड्स का, रॉ मटेरियल खरीद लिए, नाउ इट इज अ टाइम टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स एंड नाउ डिलीवरिंग द गुड्स, कैसे हम लोग डिलीवर करेंगे। और फाइनली अगर कोई कस्टमर ने रिटर्न वगैरह दिया है तो उसको हम लोग कैसे ठीक करें, डिफेक्टिव प्रोडक्ट को वापस से ठीक करके कैसे डिलीवर करें। यस कार्तिक, इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऑल्सो फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ इट,
आर वी थ्रू विद दिस और नॉट? तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज अ ब्रॉडर टॉपिक, ठीक है, जो सब चीजों को इंटीग्रेट किया है, राइट फ्रॉम द procurement of the raw material till the dispatch of the finished goods to the ultimate customer. सब कुछ यहाँ पे मेरा covered है, ठीक है? Tell me guys, are we through with this or not? So what does the word supply chain management means? मेरे को बताओ, supply chain management क्या है? It is an integrated process of procurement of raw material from the supplier, converting those raw material into finished goods and dispatching it to the customer via logistic partners. Logistic partner अब आपका रेलवे डिपार्टमेंट होगा कि ट्रक डिपार्टमेंट होगा, क्या होगा, सब यहाँ डिस्कशन करना है. तो बेसिकली सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक केस स्टडी से रिलेट करके करो कि ये सभी चीजों को मैनेज करने को बोलते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट, विच टॉक्स अबाउट प्लानिंग, सबसे पहले स्ट्रेटजीज फॉर्मुलेट करना, सोर्सिंग, आपके जो रॉ मटेरियल सप्लायर है आप किससे लोगे, किससे कॉन्ट्रैक्ट करोगे, फिर उसके बाद रॉ मटेरियल खरीदने के बाद स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चर करने के बाद now the time is for delivering the goods, तो who will be your delivery partner, logistic partner कौन होंगे, how to deliver the good, and finally if there is any complaint in your product, maybe excess product you have delivered या defective product you have delivered, how will you take back the return? So tell me, supply chain management का component क्या है? Plan, source, make, delivery, return. Tell me, are we through with this or not? Check कर लो, read it. Tell me guys, are we through with this or not? तो ये सभी चीजों को पहले से प्लान करना, इसको बोलते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट. मेनी टाइम्स दे गिव यू फॉर लॉन्ग क्वेश्चन व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट. In exam they ask you what are the components of supply chain management. So there are 5 basic components of supply chain management: plan, source, make, delivery, return. Now they sometimes ask you सप्लाई चेन मैनेजमेंट इतना मैनेज करने के बाद भी कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है. व्हाट आर द लूप होल्स? एक तरफ आपने बोला उतना स्टॉक गोडाउन में रख के रखो जितना डिमांड चाहिए. आपको क्या लगता है डिमांड फोरकास्टिंग इज अ वेरी इजी टास्क? नेवर. हो सकता है आपने जितना फोरकास्टिंग किया उतना डिमांड आया ही नहीं, या डिमांड ज्यादा आ गया, आपने उतना प्रोड्यूस ही नहीं किया. to match supply and demand is very controversial, is very difficult, is a major challenge. और इसकी वजह से बहुत सारे कंपनीज को नुकसान भी हुआ है क्योंकि दे कुड नॉट मैच सप्लाई एंड डिमांड. फिर एक तरफ आप बोल रहे हो इन्वेंट्री का जो लेवल है ना उसको स्टॉक करके रखो गोडाउन में. तो अगर आप ज्यादा इन्वेंट्री स्टॉक करके रखोगे तो आपको पता है इन्वेंट्री ऑब्सोलेसेंस कॉस्ट, गोडाउन रेंट कॉस्ट, अल्टीमेटली और कॉस्ट इज इंक्रीजिंग. देन फोरकास्टिंग अगेन इज अ प्रॉब्लम, जो मैंने ऑलरेडी बोला है ना. एंड डिमांड हो सकता है फ्लक्चुएट करे, बट डिमांड इज नॉट ओनली द रीजन बिहाइंड अनसर्टेनिटी. लीड टाइम वगैरह के कारण भी डिले हो जाता है. मे बी आपका रॉ मटेरियल सप्लायर ने ज्यादा समय ले लिया, या ट्रांसपोर्टेशन फेलियर हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया बीच में, उसकी वजह से टाइमली डिलीवरी नहीं हो पाया, या कोई मशीन का कंपोनेंट अवेलेबल नहीं था जो मशीन का ब्रेकडाउन हो चुका था. एंड बिकॉज ऑफ द मॉडर्न techniques which people are following nowadays like lean production, JIT. What is lean production? Where we are producing that much which is required. ठीक है, मतलब we do not want any wastage of resources. तो इसीलिए हम लोग ज्यादा ज्यादा स्टॉक बनाकर नहीं रख रहे. The moment we are receiving the order, then only we are creating the goods. ठीक है, so the modern techniques of lean production, JIT, just in time, उतना ही बनाओ जितना कस्टमर्स को ऑर्डर आ रहा है. And then outsourcing. All these are the major challenges in सप्लाई चेन मैनेजमेंट. तो क्या क्या लूप होल्स है? सप्लाई को डिमांड से मैच करना, टू मैच सप्लाई विद द डिमांड, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, फोरकास्टिंग इज समटाइम्स डिफिकल्ट. डिमांड की वजह से खाली प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, लीड टाइम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, एंड रीसेंट ट्रेंड सच एज लीन मैन्युफैक्चरिंग, आउटसोर्सिंग, ऑफशोरिंग, ऑल दीज आर द प्रॉब्लम. Tell me, clear है कि नहीं? Now the last topic, CRM. What is the full form of CRM? Customer Relationship Management. Now what is Customer Relationship Management? ध्यान से सुनना. Nowadays people are building this trying to improve their relationship with customer by incorporating this CRM module in the ERP software. उन लोग ऑटोमेशन कर दे रहे हैं कि ऑटोमेटिकली कस्टमर्स को अच्छा सर्विस चला जाए. पहले क्या होता था, फॉर एग्जांपल मैं एक एयरटेल कंपनी का एग्जांपल देती हूँ. एयरटेल क्या करता है,
टेलीकम्युनिकेशन वगैरह प्रोवाइड करता है। अब इन दैट केस पहले ज़माने का बात करो, जब CRM सॉफ्टवेयर नहीं था एयरटेल का, देयर वाज नो एयरटेल ऐप, एवरी क्वेरीज वाज बीइंग हैंडल्ड बाय द एयरटेल कंपनी फिजिकली, जहाँ आपको एयरटेल का बिल पेमेंट करने के लिए लंबा लंबा लाइन लगाना पड़ता था। एयरटेल का कोई प्लान चेंज करवाना है आपको, उसके लिए आपको घंटे घंटे फ़ोन में लगे रहना पड़ता था, विच वॉज साउंडिंग वेरी इरिटेटिंग फ्रॉम बोथ द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कस्टमर एज वेल एज अ सर्विस प्रोवाइडर। फिर धीरे धीरे समझ में आने लगा एयरटेल कंपनी को कि इफ़ दे वॉन्ट टू केटर टू द लार्जर नंबर ऑफ कस्टमर and to keep their customers happy, they should do something which can automate these day-to-day affairs. Day-to-day सेम ही चीज़ तो सेम ही तो प्रॉब्लम हो रहा है, कभी नेट का इशू आ रहा है, कभी कॉल का प्रॉब्लम आ रहा है, कभी पेमेंट का प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये जो डे-टू-डे अफेयर्स है, एयरटेल ने रियलाइज किया इसको क्यों ना हम ऑटोमेट कर दे, रादर देन डूइंग इट मैनुअली, व्हाई नॉट टू ऑटोमेट। ऑटोमेशन मीन्स व्हाट? इंस्टॉलिंग ERP सॉफ्टवेयर, अलग अलग जो है हाइब्रिड सॉफ्टवेयर लगा दे जिससे सब कुछ अपने आप मैनेज हो जाए। ऑटोमेटिकली हम लोग एक ऐप बना देते हैं जिससे कस्टमर जैसे ही ऐप खोले तो वहाँ पे प्लान चेंज का ऑप्शन दिखा दे, एंड जस्ट बाय क्लिकिंग ऑन प्लान चेंज ऑप्शन देयर प्लान इज गेटिंग चेंज विदाउट वेस्टिंग द टाइम ऑफ द कस्टमर एंड द टाइम ऑफ द एम्प्लॉय। अदरवाइज पहले क्या देखते थे, एक ही कस्टमर के क्वेरी को रिजॉल्व करने के लिए कितने हजारों एम्प्लॉयज लगे हुए एक ही कस्टमर के पीछे, which was a sheer wastage of time, sheer wastage of money. Employees cost was also very high, operating cost was also very high. तो धीरे धीरे सभी चीज़ों को ऑटोमेशन किया गया। फॉर एग्जाम्पल नाउ डेज यू गाइज आर यूजिंग स्विगी ऐप। स्विगी ऐप में द मोमेंट यू ऑर्डर द फूड यू इमीडिएटली गेट अ मैसेज, योर ऑर्डर हैज़ बिन रिसीव। यू ऑल्सो गेट एन अपॉर्चुनिटी टू ट्रैक योर डिलीवरी बॉय, वो कहाँ पे पहुँचा है, फूड आ गया कि नहीं आया। फिर उसके बाद एक वहाँ पे चैट बॉक्स होता है, वहाँ पे आप चैट भी कर सकते हो, उसको कुछ अगर आपको स्पेसिफिकेशन वगैरह देना है तो अब आपको क्या लगता है ये सब चैटिंग वगैरह आप किससे कर रहे हो? You are not doing with any manual person sitting over there. You are rather doing it with artificial chatbots, robots, messengers, software. तो जितने भी कस्टमर्स के कॉमन क्वेरीज है ना, ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, उनका प्री डिटरमाइंड सोल्यूशन ऑलरेडी फीड करके रखा है। अब जो कस्टमर क्वेरी बोल रहे हैं वो अपने सॉफ्टवेयर से वो क्वेरी निकाल के आपको दिखा दे रहा है, जिससे कस्टमर को लग रहा है यस दे आर बीइंग टेकन केयर ऑफ, देयर क्वेरी इज ऑल्सो बीइंग रिजॉल्व, एंड दैट टू इन वेरी मिनिमल टाइम, जो पहले नहीं होता था। क्योंकि पहले क्या होता था, लेबर्स employees were less and customers were huge, but now because of automation multiple customers can be catered at the same point of time. So why this CRM software was incorporated? To create a better relationship with the customer, to understand the needs of the customer, and if you're going to give better services to your customer, you're also going to keep them satisfied, increase their experience as well as attract new customer, जिसकी वजह से आपकी कंपनी का भी प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगा, लॉन्ग रन में जाकर बढ़ेगा। कस्टमर मैनेजमेंट कॉस्ट भी क्या होगा, कम होगा। यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई हु आर द कस्टमर्स हु आर प्रॉफिटेबल एंड हु आर द कस्टमर्स हु आर नॉट प्रॉफिटेबल फॉर योर कंपनी। सो दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड एज CRM प्रोसेस। सो CRM इज एन इंटीग्रेटेड प्रोसेस जो आपके कस्टमर्स को आइडेंटिफाई कर रहा है, अक्वायर कर रहा है, रिटेन कर रहा है, कस्टमर्स को मैनेज करके उनका सेटिस्फैक्शन एनहांस करके उन्हें बेस्ट एक्सपीरियंस देके। तो अब ये CRM का 3 टेक्निक्स होता है। There are 3 types of CRM: analytical CRM, collaborative CRM, operative CRM. Analytical, operative and collaborative. Now this is also very important. They ask in your exam 3 types of CRM: analytical, operative and collaborative. Now what is analytical CRM? एनालिटिकल CRM, पहले ऑपरेटिव CRM कर लेते। अभी मैंने आपको बोला ना, डे टू डे फ़ोन कॉल्स आ रहे थे एयरटेल वाले के पास, मेरा प्लान चेंज करो, मेरा सिम कार्ड काम नहीं कर रहा है, मेरा इंटरनेट काम नहीं कर रहा है। तो ये जो डे टू डे क्वेरीज है आपने इसको क्या कर दिया, ऑटोमेशन कर दिया। समझ में आ रहा है? तो डे टू डे ऑपरेशंस को जब आप ऑटोमेट कर रहे हो तो डे टू डे ऑपरेशंस इंक्लूड्स व्हाट, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये सब चीज़ों का आपने ऑटोमेशन कर दिया बाय मेंटेनिंग अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सर्वर, दैट इज कॉल्ड एज ऑपरेटिव CRM, which is talking about day-to-day activities automation. Now what is analytical CRM? अब इतने सारे कस्टमर्स आ रहे हैं, आपने सब चीज़ क्या कर दी, ऑटोमेट। जितने भी कस्टमर्स एयरटेल का ऐप में विजिट कर रहे हैं ना, सारे कस्टमर्स का इन्फॉर्मेशन एक डेटाबेस में स्टोर हो जा रहा है। तो बेसिकली आप ये सारे डेटा को क्या कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो फॉर डेटा माइनिंग टेक्निक्स, डेटा को एनालाइज कर रहे हो। बड़े बड़े डेटा वेयरहाउस में सारे कस्टमर्स के डेटा स्टोर हो गए हैं। अब आप डेटा एनालाइज करके क्या कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड, बिहेवियरल पैटर्न ऑफ द कस्टमर, कि आपके कस्टमर आपके किस किस कंपनी के प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, व्हाट आर दे लुकिंग फॉर। फिर डिपेंडिंग अपॉन देयर रिक्वायरमेंट यू आर मार्केटिंग योर प्रोडक्ट। जिस कस्टमर को जो प्रोडक्ट चाहिए उस पर आप डिस्काउंट दे रहे हो, वो प्रोडक्ट को वो कस्टमर को वो प्रोडक्ट दे रहे हो। तो इससे क्या कर रहे हो, आप डेटा माइनिंग कर रहे हो और नए नए कस्टमर्स अट्रैक्ट कर रहे हो।
तो बेसिकली यू आर ट्राइंग टू एनालाइज योर कस्टमर बिहेवियर यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर। तो इसके लिए आपको AI का टूल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल, डेटा माइनिंग का टूल, OLAP सॉफ्टवेयर, ये सब लगाना पड़ता है। सो दैट इज कॉल्ड एज एनालिटिकल CRM। लास्ट वन इज योर कोलैबोरेटिव CRM। कोलैबोरेटिव CRM का मतलब क्या हुआ? अब मेरा एक बहुत बड़ा कंपनी है एयरटेल का। अब एयरटेल का कंपनी जो था ना, वो खाली टेलीकम्युनिकेशन सर्विस नहीं देता था, पावर जनरेशन भी था उसका। बट पावर जनरेशन उतना ज्यादा इसका नहीं चलता था जितना टेलीकॉम सेक्टर चलता था। तो पावर जनरेशन क्या किया? क्रॉस सेलिंग करने लगा। टेलीकॉम सेक्टर के कस्टमर का डेटाबेस को यूज करके कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने लगा। सो दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस सेलिंग एंड अपसेलिंग, वेयर यू आर कोलैबोरेटिंग विथ योर अदर डिपार्टमेंट to share their database, and once you get their database you are able to improve your performance. तो इसको बोलते हैं क्रॉस सेलिंग अपसेलिंग। दैट इज कॉल्ड एज कोलैबोरेटिव CRM, वेयर यू आर एक्टिंग इन कोलैबोरेशन। सो दीज वर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ CRM। ठीक है, CRM का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अंडरस्टैंड कस्टमर, टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर, टू रिटेन एग्जिस्टिंग कस्टमर, इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, विन न्यू क्लाइंट्स, डिक्रीज कस्टमर मैनेजमेंट कॉस्ट। सो रीड द ऑब्जेक्टिव ऑफ CRM। ऑब्जेक्टिव आए या बेनिफिट आए, सबका एक ही आंसर है। ऑब्जेक्टिव क्या होगा CRM का, बताओ? कस्टमर को बेटर सर्विस देना, इफेक्टिवनेस बढ़ाना, टू मैनेज द कॉल सेंटर, इनबाउंड कॉल सेंटर, टू ऑपरेट आउटबाउंड कॉल सेंटर। व्हाट इज इनबाउंड कॉल सेंटर? इनबाउंड का मतलब क्या? जब कस्टमर्स आपको कॉल कर रहे हैं, और जब आप कस्टमर को कॉल कर रहे हो वो क्या हो गया? आउटबाउंड। तो अब ये सबका आपने ऑटोमेशन कर दिया, तो मार्केटिंग इज इजिली डन। ठीक है, अब बोल रहे बेनिफिट्स। बेनिफिट्स वही है ना, क्या होगा? कस्टमर आर गोइंग टू गेट सेटिस्फाइड, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एबिलिटी टू सेल मोर प्रोडक्ट, बेटर कम्युनिकेशन होगा, बेटर मार्केटिंग होगा, ट्रबल फ्री रन ऑफ बिजनेस प्रोसेस। कितने सारे ऑब्सोलेट बिजनेस प्रोसेस को आप रिमूव भी कर सकते हो बिकॉज यू हैव डन ऑटोमेशन। मोर टाइम यू आर गिविंग टू कस्टमर, इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर। दिस विल ऑल्सो हेल्प यू टू क्रिएट अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द मार्केट। Now what are the different type of CRM risk? हम लोग CRM सॉफ्टवेयर लगा तो लेते हैं, लेकिन हो सकता है कस्टमर्स को अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहे, तो कस्टमर रिटेन करने की जगह हम लोग कस्टमर्स लूज कर जा रहे हैं, लॉस ऑफ कस्टमर हो जा रहे हैं। एंड यू नो दिस CRM सॉफ्टवेयर मॉडल इज बेस्ड ऑन मेंटेनिंग अ सेंट्रलाइज डेटाबेस सर्वर। सारे डेटा एक ही सर्वर में। व्हाट इफ योर डेटा इज गेटिंग हैक्ड? हैकिंग का चांस है, साइबर सिक्योरिटी, तो डेटा इंटीग्रिटी कैन गेट कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि दिस इज बेस्ड ऑन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, दे कैन ऑलवेज गेट कॉम्प्रोमाइज्ड। ठीक है, फिर लीगल कंसिडरेशन, नेगेटिव इंपैक्ट ऑन रेपुटेशन अगर ये सब हो गया, लॉस ऑफ मार्केट शेयर, कस्टमर नॉट सेटिस्फाइड। क्लियर है? सो ऑल दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क। ओके, the last topic which remains in your chapter is customer profitability analysis. Now what does the word customer profitability analysis means? कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस का मतलब हुआ आइडेंटिफाई करना कौन से कस्टमर्स आपके कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है। सारे कस्टमर्स को खुश रखने की दरकार नहीं है। आइडेंटिफाई करो कौन से कस्टमर्स आपके कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल है। जो प्रॉफिटेबल कस्टमर्स है रिटेन देम, अदरवाइज से टाटा बाय बाय टू द कस्टमर्स हु आर नॉट गिविंग प्रॉफिट और रेवेन्यू टू योर कंपनी। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। कस्टमर वाइड कॉस्ट को निकालो, कस्टमर स्पेसिफिक कॉस्ट को आइडेंटिफाई करो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के जरिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, कैसे करें? हम लोग का जो एग्जिस्टिंग कस्टमर जिससे सबसे ज्यादा ऑर्डर्स आ रहा है, जिससे सबसे ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन है, उनको रिटेन करके रखो, और जो एक्सपेंसिव सर्विसेज है ना वो सब हटा दो, जिससे कस्टमर का भी कॉस्ट कम होगा। क्लियर है? फिर उसके बाद जो परमानेंट लॉस कस्टमर है ना उनको टाटा बाय बाय कर दो, उनको बोलो कॉम्पिटिटर के पास चल जाए। क्लियर है? और जो अच्छे कस्टमर है जो आपके कॉम्पिटिटर के पास है उनको ट्राई करो अट्रैक्ट करने का। ठीक है, सो क्या क्या मैंने बोला? प्रोटेक्टिंग एग्जिस्टिंग हाईली प्रॉफिटेबल कस्टमर, रिप्राइसिंग एक्सपेंसिव सर्विसेज, डिस्काउंटिंग, कितनी बार कभी कभी डिस्काउंट भी देना पड़ेगा कस्टमर्स को हु आर प्राइस इलास्टिक, प्राइस सेंसिटिव कस्टमर। कॉन्सीडिंग मतलब रिमूविंग परमानेंट लॉस कस्टमर टू द कॉम्पिटिटर, जो लॉस वाले कस्टमर उनको हटा दो। एंड अटेम्प्टिंग टू कैप्चर हाई प्रॉफिट कस्टमर्स फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, कस्टमर का कॉस्ट क्या क्या होता है, लाइक कस्टमर को डिलीवरी करने का, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री हैंडलिंग कॉस्ट, ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट, इंस्पेक्शन कॉस्ट, बिलिंग कॉस्ट, कस्टमर का आफ्टर सेल सर्विस कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट, अकाउंट रिसीवेबल कॉस्ट, ये पेमेंट कलेक्शन कॉस्ट, ये सब क्या कस्टमर रिलेटेड कॉस्ट।
क्लियर है? और फिर हम लोगों ने एक सम्स डिस्कस किया था वेयर वी फाउंड आउट कौन सा कस्टमर प्रॉफिटेबल है, किसका बिजनेस हमें करना है और किसका बिजनेस नहीं करना है. तो ये वाला सम आप एक बार खुद से चेक कर लेना, विच वी हैव डन ऑलरेडी इन द क्लास. सो टेल मी गाइज, आर वी थ्रू विद द सेशन और नॉट? तो पूरा चैप्टर हमने पूरा इन डेप्थ रिविजन किया है. आई होप यू गाइज हैव एंजॉयड द लेक्चर. डू नॉट वरी अबाउट द नोट्स, यू आर गोइंग टू गेट द लिंक ऑफ द नोट्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आई एम गोइंग टू पिन इट राइट नाउ. ये पूरा का पूरा नोट्स आपको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. डू नॉट वरी फॉर इट. बट आज मैंने ये चैप्टर आपको रिवाइज करवाया, आप भी घर पे ये पूरा चैप्टर को रिवाइज करो. मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताया क्या क्या है. टाइप्स ऑफ सीआरएम इंपॉर्टेंट है, एनालिटिकल, ऑपरेटिव, कोलैबोरेटिव. फिर उसके बाद प्रोसेस ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट है. कंपोनेंट्स ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस अप्रेजल का डिफरेंस इंपॉर्टेंट है. एफिशिएंसी का दो टाइप, टेक्निकल, एलोकेटिव एफिशिएंसी, वो भी इंपॉर्टेंट है. एफपीए का टाइप्स, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस, व्हाट इज एफपीए, ठीक है. All these topics are very very important. Areas of FPA is also very important. So all the important questions I have discussed with you guys, जिसका chances है एग्जाम्स में आने का इस चैप्टर से. So please guys revise this chapter very thoroughly, ठीक है. And I have an important announcement for you. If you guys haven't subscribed our channel, please do subscribe it. And I want your comment in the comment section to let me know whether you guys have enjoyed this topic or not. अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा, if you guys have thoroughly enjoyed the session, I want your feedback in the comment section once the live streaming gets over. Each and every feedback is important. Do not think if you're not giving the feedback, does not matters. It matters to me. So if you guys have enjoyed my lecture, if you guys love me, if you guys respect me, I want your feedback in the comment section. And also share the video with your friends so that they also get benefited from this lecture. Secondly, the most important thing, just for tomorrow, ठीक है, just for tomorrow being Sunday an exception, I am going to take your class at 11 AM. तो कल का जो टाइम है 7:30 का, 7:30 PM instead of 7:30 PM, tomorrow I am going to meet you at 11 AM in the morning. So tomorrow we are meeting at 11 AM in the morning, just for tomorrow. Otherwise for the rest of the days the schedule will be 7:30 only. Just for tomorrow being Sunday an exception, I am going to see you at 11 AM. कल मैं कितने बजे मिलूंगी? 11 बजे. And I'm also going to share the link of the marathon of my SPM BVM description box. I'm going to pin it. Shashi, do not worry. Tomorrow you guys are going to see me at what time? 11 AM in the morning. Bye bye. Take care. Lots and lots of love. Study very hard. Keep rocking. Bye bye. Take care. And do like the video. And do give